अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला की बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग 10th क्लास फिज़िक्स इंग्लिश मीडियम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 10th क्लास उर्दू मीडियम में फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो उर्दू मीडियम वाले वो वाली वीडियोस देख लें और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलहदा से जो है वीडियोस अपलोड होंगी। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपके पास है जो कि चैप्टर नंबर 10 है, थर्मल फिजिक्स। बच्चों, थर्मल नाम से ही जाहिर है कि हीट के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आप हीट की वजह से जो फिनोमिनाज होते हैं उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक्सपेंशन होती है, कॉन्ट्रैक्शन आपके पास होती है, किस तरह किसी चीज़ का वॉल्यूम जो है या लेंथ जो है हीट की वजह से बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक का नाम है थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन आपके पास क्या है, डेफिनेशन आप यहाँ से करेंगे। थर्मल एक्सपेंशन इज द चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड। जब आप किसी सब्सटेंस को या मादे को जब हीट देते हो, मादे में आप सॉलिड ले सकते हो, लिक्विड ले सकते हो, गैस ले सकते हो। सॉलिड में आप बर्फ की एग्जांपल ले लो, लिक्विड में आप पानी की एग्जांपल ले लीजिएगा, ठीक है। और गैस में आप कोई भी गैस की एग्जांपल ले सकते हैं। तो जब किसी सब्सटेंस को हीट दी जाती है, ठीक है, तो उससे उसका जो है लंबाई में अगर इजाफा हो जाए, चाहे उसके एरिया बढ़ जाए, चाहे उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। मतलब कि थर्मल हीट की वजह से एक्सपेंशन, चीज का बढ़ना, चाहे उसकी लेंथ बढ़ गई है, चाहे एरिया या वॉल्यूम आपका बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आप डेफिनेशन करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करने लगे हैं कि जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो अब दो चीज़ें, मैं दो वर्ड यूज़ करूँगी। एक तो हम हीट का वर्ड यूज़ करेंगे, एक टेम्परेचर का वर्ड यूज़ करेंगे। डिफरेंस क्या है? हीट हम ये हमारे पास एक एनर्जी की शक्ल है, ठीक है। आप किसी बॉडी को हीट देते हो तो हीट जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। जैसे आपने कहा कि हमने एक देगची में जो है पानी गर्म करने के लिए रखा है, उसमें हमने एक जो है लोहे की कोई चीज़, अगर आप कोई चम्मच वगैरह रख रहे हैं तो ऐसा ऐसा वो भी आपका हीट अप होना शुरू हो जाता है। तो हीट जो है एनर्जी की एक शक्ल है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। टेम्परेचर क्या है? हॉटनेस और कूलनेस ऑफ अ बॉडी, कि एक बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उस चीज को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। और हीट क्या है? एनर्जी जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। अब बच्चों देखिए, जब हम किसी बॉडी को जब हीट दे रहे होते हैं तो मतलब उसका टेम्परेचर असल में बढ़ा रहे होते हैं। पहले अगर एक ठंडा वाटर आप रख दे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको हीट देते जाए तो उसका टेम्परेचर आहिस्ता बढ़ रहा है। मतलब जाहिर है ठंडे से आहिस्ता आहिस्ता वो गर्म होगी, गर्म होती होती और ज्यादा गर्म होती जाएगी, तो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं। असल में होता वाला क्या है, जब आप किसी बॉडी को टेम्परेचर देते हो, उसका टेम्परेचर जब बढ़ता है, मतलब हीट एनर्जी दे के टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे हो, तो जो उस बॉडी के मालिक्यूल्स हैं, अगर वाटर है तो वाटर के मालिक्यूल्स हैं, तो आराम से हीट एनर्जी लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। हीट एनर्जी एनर्जी है एक तरह की। जब उनकी एनर्जी बढ़ती है, तो जब बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है तो फिर उनकी कुलियन जो है वो उनकी कुलियन जो है उसमें इजाफा हो जाता है। मतलब जाहिर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। देखिए ना, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², इसका फार्मूला होता है। अब आप किसी पार्टिकल को एनर्जी देते जा रहे हो तो पहले अगर वो उनकी मोशन जो है वो थोड़ी मोशन कर रहे हैं, जो जो उनको ज्यादा एनर्जी मिलेगी वो उतनी ज्यादा स्पीड के साथ जो है अपनी वाइब्रेशंस को या मोशन को जारी करेंगे। अब जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ज्यादा होने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ गई है, वो फ्रीली जो है जहां मर्जी मूव कर रहे हैं, मतलब एक्सपैंड हो गए हैं। अगर आपके पास स्टार्टिंग में वाटर इतने एरिया में था, जब वो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे था, आप नीचे से उसको हीट देते जा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा आपका वाटर जो है उबलना शुरू हो जाता है, तो वो इतने हो सकता है वॉल्यूम में आपके पास आ जाए। तो टेम्परेचर बढ़ाने से चीज एक्सपैंड आपके पास होती है। तो कहते हैं एज ए टेम्परेचर राइजेस, जो टेम्परेचर बढ़ता है, द पार्टिकल्स विद इन अ सब्सटेंस, उस मादे के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो गेन मोर काइनेटिक एनर्जी। मैंने बता दी काइनेटिक एनर्जी उनको कैसे मिलती है। जाहिर है हीट एनर्जी मतलब एनर्जी में उनका इजाफा होता जाएगा, वो ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे, ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे मतलब उनकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, और वेलोसिटी जो है काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। कहते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, दिस काज, जिसकी वजह से ये जो है देम टू मूव फास्टर, जिस मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उस वजह से ज्यादा तेजी से मूव करेंगे एंड स्प्रेड आउट, और फैल जाएंगे, ठीक है, लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल, और इससे जो है आपकी उस मटेरियल की एक्सपेंशन हो जाती है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक मटेरियल है कोई भी, आप इसको हीट देते जाएंगे तो एक टाइम आएगा, पहले ये इतना सा वॉल्यूम ले रहे हैं, आप देखिए पूरे वॉल्यूम के अंदर जो है ये फैल के इतना ज्यादा वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है, मतलब एक्सपेंड कर गए हुए हैं।
अब देखिए एक बॉडी अगर वो आपके पास हीट से आपने उसको एक्सपेंड करवाया है, अगर आप उसको ठंडी जगह पे रख दो या उसमें से किसी तरीके से हीट निकालते जाओ, तो वही बॉडी जो है, जो इतने एरिया में आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें से हीट एनर्जी को जो है वो निकालते जाओगे, तो इनकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, अब पहले तो एक्सपैंड थी, अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाना है, सुकड़ना शुरू हो जाना है, एक दूसरे के करीब आते जाना है। जाहिर है, एक पहले बॉडी के पास ज्यादा एनर्जी थी इसलिए वो ज्यादा तेजी से दूर दूर फैले हुए थे। अब एनर्जी जूं जूं उनकी कम होती जाएगी, तू वो एक दूसरे के करीब आते जाएंगे और सुकड़ जाएंगे आपके पास। कहते हैं व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल्ड इट्स पार्टिकल लूज एनर्जी एंड मूव क्लोजर टुगेदर। जब एक सब्सटेंस को या मादे को ठंडा किया जाता है, उसकी एनर्जी कम होती है, इस वजह से वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, काजिंग द मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्ट। इस वजह से वो आपका मादा जो है, लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन यही आएगा, डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की आप यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन उसको बता देंगे, अगर थर्मल एक्सपेंशन की आएगी तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप बता देंगे। एक और शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर हम जो है किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उससे क्या होता है, तो फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा उसको बता सकते हैं। अगर आपको समझ है तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक और एमसीक्यूज में वो चीज पूछ सकता है यहाँ से कि जब कहता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्मॉलर एम्पलीट्यूड एट लोअर टेम्परेचर। सीधी सीधी बात देखें, अगर टेम्परेचर कम होगा, अगर एक बॉडी को आपने पहले हीट नहीं दी, तो मतलब हीट अभी आपने नहीं दी तो उसका टेम्परेचर कम है, तो उनकी वाइब्रेशन तो हो रही होती है, तो वाइब्रेशन बिल्कुल हल्की हल्की सी होती है। मतलब देखें, ये हो सकता है ये पार्टिकल ये है, ये इतना बस ये वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन अगर आप नीचे से हीट एनर्जी उनकी में इजाफा कर रहे हो, तो हो सकता है पहले वो इतने एरिया में बस वाइब्रेट कर रहा था, अब उसका जो है एम्पलीट्यूड पहले कम था, उसका अब एम्पलीट्यूड उसका जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर आपके पास लो टेम्परेचर होगा तो एम्पलीट्यूड भी कम होगा, अगर टेम्परेचर हाई कर दोगे तो उससे एम्पलीट्यूड भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा, डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन। उसमें आप थर्मल एक्सपेंशन की यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन लिखेंगे और उसके साथ वो पूछता होता है एंड एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। उसकी मर्जी है वो सॉलिड में पूछ ले, लिक्विड में पूछ ले या गैस में पूछ ले। 10.1 वाला टॉपिक आपका लॉन्ग के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में भी उसने यही क्वेश्चन जो है 2-3 तरीकों से पूछा हुआ है, तो ये आपने 10.1 वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से रेडी करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग सॉलिड्स के बारे में पढ़ने लगे हैं। अब एक ठोस चीज है, ठोस चीज के बारे में तो हमने पढ़ा हुआ है कि उसमें पार्टिकल्स होते हैं बहुत करीब होते हैं, उनके दरमियान स्पेस ना होने के बराबर होती है और बड़े तरतीब से वो अरेंज होते हैं। तो कहते हैं कि व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, जब आप सॉलिड किसी ठोस को हीट करते हो, दे एक्सपैंड, उनकी भी एक्सपेंशन होती है एंड दिस एक्सपेंशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ओवर अ ब्रॉड टेम्परेचर रेंज। अब ना काफी ज्यादा टेम्परेचर तक तो वो एक्सपेंशन जो है वो एक खास हद तक होती है। लेट्स सपोज कि आपके पास सॉलिड में बर्फ है, ठीक है, आइस आप उसको हीट देते जा रहे हो, हीट देने से ना बर्फ आपकी डायरेक्ट नहीं सारी मेल्ट होती, थोड़ी थोड़ी करके मेल्ट होती है। तो एक जो है कंसिस्ट मतलब एक ब्रॉड टेम्परेचर रेंज तक जो है जो उनकी एक्सपेंशन होती है वो कंसिस्टेंट एक जितनी ही एक्सपेंशन हो रही होती है, मतलब एक जितना ही वो जो है आपके पास एक्सपेंड हो रहा होता है। कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो चेंजिंग है मे काज रिस्पेक्टिव चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब आप टेम्परेचर देते जा रहे हो, मुझे आप कमेंट में बताएं कि आइस बर्फ को आप टेम्परेचर हीट नीचे से देते जा रहे हो, तो टेम्परेचर के देने की वजह से क्या होगा, वो बर्फ जो है वो उसके लेंथ में भी चेंजिंग आ सकती है, उसके वॉल्यूम में भी आ सकती है। ठीक है, तो देखिए बर्फ मेल्ट होगी, तो पहले अगर आपके पास बर्तन में बर्फ आपके इतने एरिया में आई हुई है, जब वो मेल्ट होकर वाटर बन जाएगी तो हो सकता है वो इतने एरिया में आ जाए, मतलब उसका वॉल्यूम जो है बढ़ सकता है। तो कहते हैं जब आप टेम्परेचर चेंज करते रहते हो उस वजह से उसके लेंथ या वॉल्यूम में चेंजिंग आ सकती है। अब पहली बात हम बात करने लगे, अगर लेंथ में चेंजिंग आएगी तो फिर हम इसको कैसे देखेंगे, अगले पेज पे हम देखेंगे वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी तो उसको हमने किस तरीके से हैंडल करना है। कहते हैं इफ लेंथ ऑफ अ सॉलिड चेंजेस अपॉन हीटिंग, आप हीट दे रहे हो, ठीक है, हीट देने की वजह से अगर लेंथ में लंबाई में चेंजिंग आई है तो फिर इस तरह की जो चेंजिंग होती है या एक्सपेंशन होती है उसको लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास लेंथ में चेंजिंग होगी उसको आपने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहना है। अब थोड़ा सा मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पहले काम करवाने लगी, उसके बाद रीडिंग करवाऊंगी तो फिर ज्यादा मजा आएगा रीडिंग करने का।
हम एग्जाम्पल लेंगे बुक वाले में उसने एग्जाम्पल ली हुई है, एक मेटल की रॉड है, ठीक है, लोहे की एक सलाख है, उसको मैं थोड़ा सा ना बढ़ा के बनाने लगी हूँ ताकि आपको ना सही से क्लियर हो सके। उसकी ओरिजिनल वाली लेंथ जो है, अभी आपने हीट वगैरह नहीं किया है, ठीक है, तो उसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो एल नॉट है। अब आपने ना इसको टेम्परेचर, इसका ओरिजिनल वाला टेम्परेचर हमारे पास टी नॉट है, ठीक है। ओरिजिनल वाले के लिए हम नॉट नॉट लगाएंगे क्योंकि नेक्स्ट आपने न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स की वीडियो जो है कल अपलोड होगी, तो वो आप देखेंगे तो उसमें हमने ओरिजिनल वाले के लिए साथ जो है छोटा सा ये नॉट नॉट लगाया हुआ है। अब आपने इसको हीट दी, कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिया, वो टेम्परेचर लेट्स सपोज इसका टी टेम्परेचर है। जब आप इसको टी टेम्परेचर देंगे तो उससे क्या होना है कि मेटल आपके पास एक्सपैंड होती है, सॉलिड आपके पास एक्सपैंड होता है, तो उसकी लेंथ में इजाफा हो गया है, ठीक है। पहले ओरिजिनल वाली लेंथ आपके पास यहाँ तक थी, ठीक है, जिसको हम लोग एल नॉट कह रहे थे। अब आपके पास जो इजाफा हुआ है वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी इसकी लंबाई में इजाफा हुआ है, तो उसको हम डेल्टा एल के साथ चेंज इन लेंथ, इसकी इतनी लंबाई में इजाफा हुआ है, तब इसका टेम्परेचर जो है हम लोग कह लेते हैं टी इसका टेम्परेचर है, ठीक है। अब देखें, इतने हिस्से का नाम आपके पास एल नॉट है और इतने हिस्से का नाम आपने डेल्टा एल रखा है। टोटल को कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। जाहिर है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर का चेंज है तो 7 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आएगा ना। तो मैथ की लैंग्वेज में हम इसको नाम दे देते हैं कि टोटल लेंथ जो है वो मेरे पास एल है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एल है। अब एल आपके पास कैसे आया, एल आपके पास कैसे, ये पूरी लेंथ कैसे बनेगी, ये एल नॉट वाली लेंथ में आपको जमा करना पड़ेगा ये वाली लेंथ डेल्टा एल, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। जाहिर है कि इतना ये लेंथ का नाम एल नॉट था, उसमें आपने ये वाली लेंथ भी ऐड करनी है डेल्टा एल, तो फिर ये आपके पास कंप्लीट लेंथ बनेगी ना। तो एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल आपके पास आ गया। तो चेंज कितना आया, अगर आपको निकालना पड़ जाए, डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, तो एल नॉट इस साइड पे प्लस का, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो डेल्टा एल की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये एल ऐसे ही एल नॉट इस साइड पे आएगा तो माइनस का एल नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ कितनी आई है आपके पास, टोटल लेंथ में से आपने ओरिजिनल वाली लेंथ एल नॉट ओरिजिनल वाली लेंथ दी, टोटल लेंथ में से ओरिजिनल वाली लेंथ माइनस कर दोगे तो जो लेंथ में चेंजिंग आई है वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आपके पास टेम्परेचर में चेंज है वो भी कैसे आप निकालोगे, सेम इसी तरीके से निकालोगे। देखिए जैसे यहाँ टोटल लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ माइनस की है, इसी तरह से जो टेम्परेचर में चेंजिंग आई है वो आपने कैसे निकालनी है कि टोटल टेम्परेचर आपके पास पहले जितना था, फिर उसके बाद फाइनल वाला जो टेम्परेचर होगा उसमें से आपने ओरिजिनल वाले टेम्परेचर को माइनस कर देना है, तो आपके पास टेम्परेचर में जो चेंजिंग आई उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब एक्सपेरिमेंटली जो चीज़ नोट की गई है ना, आपके पास जो चेंज इन लेंथ आती है किसी भी सॉलिड में, जो उसकी लेंथ में चेंजिंग आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, और जो उसका टेम्परेचर में चेंजिंग आई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए ना, आपको मैं अगर कहूँ कि बहुत बड़ा आपने ना एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है और उसको थोड़ी सी हीट दे रहे हो, तो आपके पास आप क्या सोचते हैं कि जो बहुत आपके पास लंबी आपने सलाख ली और बिल्कुल हल्की सी उसको हीट दे रहे हो तो वो तो एक्सपैंड ही ना होने के बराबर होगी, ठीक है। तो आपके पास ओरिजिनल लेंथ पे और फिर उस हिसाब से आप जितना टेम्परेचर चेंज कर रहे हो इन दोनों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आप साइन जब खत्म करते हो तो आपको वहाँ कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है। इसका मैंने साइन खत्म किया, इक्वल लगाया। अब इक्वल लगाया तो कोई कॉन्स्टेंट यूज करेंगे, उसको हम एल्फा का नाम देंगे, ठीक है। अब एल्फा क्या, यहाँ बच्चे इस चीज की तरफ आए। एल्फा आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। जब भी लीनियर एक्सपेंशन, न्यूमेरिकल में लीनियर एक्सपेंशन का वर्ड आएगा ना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो उसका मतलब अल्फा की बात हो रही होगी, ठीक है। अब अल्फा की अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो अल्फा का अगर आपने आंसर निकालना है तो ये एल नॉट डेल्टा टी इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डेल्टा एल के नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, मतलब इस साइड से इस साइड पे इसको डिवाइड करवा दे, एल नॉट इंटू डेल्टा टी आपके पास आ जाएगा। तो अल्फा का फार्मूला आपने याद कर लेना है कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ टू दी चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। इन दोनों की रेशियो जो है आपके पास अल्फा कहलाएगी। अब अल्फा की वैल्यूज जो है कैलकुलेट की गई हैं डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। ग्लास के लिए मैं आपको ये सारा जो है थोड़ा सा दिखा देती हूँ, फिर हम वॉल्यूम की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। हमने रीडिंग की थी यहाँ तक कि अगर लंबाई में चेंजिंग आई तो उसको लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। इसमें कहता है फॉर एग्जांपल कंसीडर अ मेटल रॉड, लोहे की एक सलाख है विद एन इनिशियल लेंथ, उसकी इनिशियल जो इब्तदाई लंबाई है जब आपने हीट नहीं दी उससे पहले जो लंबाई है उसको एल नॉट है, टेम्परेचर टी नॉट है। फिर क्या किया आपने, हीट देना शुरू की, तो कहते हैं व्हेन हीटेड टू अ
टेम्परेचर टी, जब टी टेम्परेचर तक आप उसको हीट करते हो, कुछ भी टी टेम्परेचर हो सकता है, आपकी मर्जी है कि आप 20 डिग्री तक करते हो, आप 100 डिग्री तक करते हो, ठीक है। तो कहते हैं कि जब आप टी टेम्परेचर तक उसको हीट करते हो तो उसकी नई वाली लेंथ जो है वो बन जाएगी एल, ठीक है। पहले उसकी लेंथ थी ओरिजिनल वाली एल नॉट, जब आपने हीट किया उसकी एक्सपेंशन होगी तो कंप्लीट उसकी लेंथ आपके पास न्यू वाली लेंथ जो है वो आपके पास एल बन जाएगी। कहता है दस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड इज, अब लेंथ में चेंजिंग जो है मैंने आपको निकाल के दी है, डेल्टा एल की वैल्यू एल माइनस एल नॉट, वो आपको समझ आ जाएगी कैसे हमने निकाली है, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया हुआ है। तो कहते हैं इट हैज़ बीन, और टेम्परेचर की वैल्यू भी वैसे मैंने निकाल लिया है कि टोटल लेंथ में से जैसे ओरिजिनल लेंथ को माइनस करके चेंज इन लेंथ आनी, ऐसे ही टोटल टेम्परेचर में से फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करके चेंज इन टेम्परेचर आपके पास आ जाना है। कहते हैं इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया है कि आपके पास चेंज इन लेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल लेंथ के और जो टेम्परेचर में चेंज आया होता है, तो ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं। अब मैंने यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करवा के अल्फा लिखा था, फिर अल्फा की हमने वैल्यू निकाली थी, ठीक है। यहाँ तक आपको बात जो है क्लियर होगी। इसके बाद आपने थोड़ा सा जो काम करना है वो क्या करना है, ये भी आप व्हाइट बोर्ड पे देखें, आपने यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक, ठीक है। अब आपने ये वाला जो है अगेन इस इक्वेशन को यूज करना है, ये आप निकाल के फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिएगा, और उसके बाद देखिए डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास क्या आई है, एल माइनस एल नॉट आई है, तो इसकी जगह अगर मैं एल माइनस एल नॉट पुट कर देती हूँ, ये बराबर आ जाएगा एल्फा इंटू एल नॉट डेल्टा टी के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखें या इस साइड पे एल नॉट पड़ा हुआ है, इधर भी एल नॉट है, इस एल नॉट को उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है, तो एल का बराबर आ जाएगी माइनस का, दूसरी साइड पे जाके प्लस का एल नॉट हो गया, और इधर पहले से अल्फा इंटू एल नॉट डेल्टा टी पड़ा हुआ था। अब देखिए एल नॉट दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको आपने बाहर निकाल लेना है, एल नॉट बाहर चला गया, यहाँ कुछ भी नहीं, तो मतलब यहाँ 1 बच गया, ये प्लस का साइन ऐसे ही, ये अल्फा भी ऐसे है, क्योंकि बस आपने एल नॉट को बाहर निकालना है, तो ये तो बाहर चला गया और इसके साथ आपके पास डेल्टा टी आ गया। तो अगर आपको लेंथ निकालनी पड़ जाए तो उसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। आई थिंक ये तीसरे चौथे न्यूमेरिकल में, 2 न्यूमेरिकल्स में ये फार्मूला आपका यूज हो रहा है। तो लेंथ निकालने का आपने फार्मूला देख लिया। अगर आपसे वो पूछ ले कि आपने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन मतलब अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर लेंथ आपने फाइंड करनी है तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। अब अल्फा के बारे में थोड़ा सा बताने लगा कि ये जो अल्फा है, कहते हैं हियर अल्फा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल। अब ये वाली चीज़ जो आप लिखेंगे ना, इसके बाद यहाँ तक बस आप लिखेंगे और ये आप कट कर देंगे। अच्छा, ये वाली डेट लाइन आप यहाँ नहीं लिखेंगे, आपने जो ही ये वाला स्टेप निकालना है उसके फौरन बाद ये लाइन लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये वाले 2 स्टेप्स आपने काट देने हैं। अब उसके बाद हमारे पास है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। हो सकता है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन आपको आ जाए, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड आल्सो इंक्रीजेज व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेज। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे हमने जो है बर्फ की एग्जांपल जैसे ली थी, क्योंकि हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड का वॉल्यूम भी बढ़ जाती है। कुछ आपके पास सॉलिड ठोस ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप हीट देते हो तो वो फैल जाती हैं, फूल जाती हैं आपके पास। इसकी एग्जांपल सिंपल सी हम ले लेते हैं गुब्बारे। गुब्बारे तो हमारे पास सॉलिड है, तो गुब्बारे में जो आप हवा जो है उसको ब्लो करोगे, हवा उसमें बढ़ोगे तो वो फैलता जाता है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की। तो कहते हैं जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, तो इस तरह की एक्सपेंशन को हम लोग वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब जैसे इसके लिए तो आपने पूरी कैलकुलेशन जो है निकाल ली है, इसके लिए आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे मैंने यहाँ आपको समझाया है ना कि चेंज इन लेंथ कैसे निकालनी है, और टोटल में से ओरिजिनल वाली लेंथ को माइनस कर देना है। अब वॉल्यूम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो आपने चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालना है, टोटल वॉल्यूम में से ओरिजिनल वाले वॉल्यूम को माइनस करके। टेम्परेचर का चेंज भी वैसे ही टोटल टेम्परेचर में से ओरिजिनल वाले टेम्परेचर को माइनस करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ वही सेम चीज़ें, चलो मैं थोड़ा डिलीट कर देती हूँ, कैलकुलेशन आपकी सेम वही होगी, या व्हाइट बोर्ड पे पहले कर ही लेते हैं। अब देखिए हमने जो है इसी को थोड़ा सा हम लोग रेज करते हैं। अब हम लोग वॉल्यूम वाला टॉपिक कर रहे हैं। अगर किसी बॉडी का आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास आएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम में से आपने ओरिजिनल वाले वॉल्यूम को माइनस करना है, ठीक है। और टेम्परेचर में चेंज कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी हमारे पास आएगा टोटल टेम्परेचर में से ओरिजिनल वाला टेम्परेचर माइनस करके। अब जो देखा गया है ना, वो ये देखा गया है कि जो चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपके पास देखिए चेंज इन वॉल्यूम जो है ओरिजिनल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे हमने लेंथ का कहा था ना, ये देखें यहाँ हमने कहा था ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब वॉल्यूम की बात हो रही है तो चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल वॉल्यूम
जो कि वी नॉट था, और जो उस टाइम टेम्परेचर में चेंजिंग आ रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखें लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए आपने कांस्टेंट अल्फा यूज किया था, अब आपके पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन तो इसमें कोई और कांस्टेंट यूज करेंगे जिसका नाम होगा बीटा। तो देखिए डेल्टा वी इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करके इक्वल का साइन लगाया, साथ आपने बीटा और ये वी नॉट डेल्टा टी आपके पास एज इट इज, डेल्टा टी एज इट इज। अब यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकालेंगे, बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा वी एज इट इज, ये वाली तीनों जो है वी नॉट डेल्टा टी जो है इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ वी नॉट इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, ये आप बताएंगे कि बीटा, यहाँ बताएंगे हेयर बीटा इज दी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ तक काट के इसको आपने पहले ही इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 तो आप इसमें यूज कर लेंगे ना, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेना है। पहले आपने यहाँ लिखे हेयर बीटा इज दी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद आपने कहना फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम, थोड़ा सा आपको अटेम्प्ट करने का तरीका बता रही हूँ, शायद हो सकता है पहले वाले में आपको ना समझ आई हो। इसी इक्वेशन में से आपने डेल्टा वी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अब डेल्टा वी की जगह कौन सी वैल्यू पुट करोगे, वी माइनस वी नॉट पुट करोगे। ठीक है, तो यहाँ आपने वी माइनस वी नॉट पुट किया, आगे जो है बीटा वी नॉट डेल्टा टी आपने वैसे लिख देना है, बीटा वी नॉट डेल्टा टी आपने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए आपने फिर वही काम करना है, वी नॉट इस साइड पे माइनस का है, दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, तो वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अब यहाँ भी वी नॉट, ये भी वी नॉट, इसको आपने बाहर निकालना है, तो अंदर 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बस ये बीटा जो है ये वी नॉट बाहर गया और यहाँ से ये वी नॉट बाहर। तो वॉल्यूम के लिए आप एक न्यूमेरिकल में और एग्जाम्पल में ये फार्मूला यूज हो रहा है, वी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। तो वॉल्यूम में थर्मल एक्सपेंशन का फार्मूला भी आपके पास आ गया। अब थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं ताकि अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया वह तो आप देख सकें। ठीक है, अच्छा यहाँ ना उसने एक टेबल बनाया है और टेबल से ना अल्फा की कीमतें कैलकुलेट की हुई है एक्सपेरिमेंटली। एल्यूमिनियम हो तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन जो होता है, एल्यूमिनियम कितना फैलता है, सिर्फ 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ इतनी उसकी एक्सपेंशन होती है, बहुत कम होती है। -5 का मतलब बहुत थोड़ी, मतलब कि 0.0024 तक, बल्कि हल्की सी उसकी एक्सपेंशन होती है। ब्रास में 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ तक आपके पास एक्सपेंशन होती है। कॉपर के लिए एक्सपेंशन, स्टील के लिए, गोल्ड इतना एक्सपेंड होता है अगर उसको हीट मिले, टंगस्टन को हीट मिले, ग्लास जो है उसको हीट मिले। अभी हमने करना है ना थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड, इसमें हमने ग्लास यूज करना है, तो हमारा ग्लास भी एक्सपेंड होना है। तो ग्लास की एक्सपेंशन जो है वो भी, इसकी वैल्यू ये है, डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, तो इसको भी आपने थोड़ा सा देख लेना। अब हमारे पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास किसी सॉलिड का वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। कहते हैं सपोज करें क्या सॉलिड हैज एन इनिशियल वॉल्यूम, उसका इब्तदाई वॉल्यूम वी नॉट था, इब्तदाई टेम्परेचर टी नॉट था, फिर आपने उसको कोई टेम्परेचर टी दिया, फिर उसके वॉल्यूम में चेंजिंग आई जो कि बराबर है टोटल वॉल्यूम में से ओरिजिनल वॉल्यूम को माइनस करके। इसी तरह टेम्परेचर की वैल्यू मैंने बता दी। फिर हमने कहा सिमिलर टू लीनियर एक्सपेंशन, जैसे हमने लीनियर एक्सपेंशन में कहा था कि लीनियर एक्सपेंशन में हमने कहा था चेंज इन लेंथ जो ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो जैसे लीनियर एक्सपेंशन में कहा था इसी तरह वॉल्यूम एक्सपेंशन में करेंगे कि चेंज इन वॉल्यूम जो है ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ से आपने बीटा की वैल्यू निकाल लेनी और वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लेनी। अब यहाँ हम इस चीज़ की तरफ थोड़ा सा आते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सॉलिड और आपने जो है उसमें एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा हमने बताना है, तो हमने कहना है इन सॉलिड्स एटम्स आर अरेंज इन अ टाइट। अब सॉलिड चीज़ है, एटम्स में, ये मेरे पास पेंसिल सॉलिड है, इसमें एटम्स जो है उनके दरमियान स्पेसिस ना होने के बराबर होती है, मजबूती से आपस में जुड़े होते हैं और उनका एक रेगुलर पैटर्न, ये नहीं कि एक पार्टिकल यहाँ एक ये पार्टिकल और दरमियान में स्पेस, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, मजबूती से और एक उनका जो है मुनज़्ज़म एक पैटर्न होता है। कहते हैं एज ए टेम्परेचर राइजेस, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ईच एटम पुशेस स्लाइटली हार्डर अगेंस्ट इट्स नेबर। अब देखिए आपने खुद ही कहा कि इनके दरमियान स्पेस ना होने के बराबर होती है। अब जब टेम्परेचर दोगे इसको तो हीट एनर्जी मिलनी है, इसके ऊपर नीचे पार्टिकल्स हैं आपके पास, तो ये पार्टिकल्स जो है अपने करीबी पार्टिकल्स पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। जाहिर एनर्जी कहीं ना कहीं उन्होंने यूज तो करनी है ना। अब वो एनर्जी जो है दबाव दूसरे पे डालेंगे, पर दूसरे के पास भी स्पेस नहीं है, तो आपके पास ये अंदर की तरफ तो जो है वो एक्सपैंड नहीं हो सकते, तो फिर ये बाहर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉन्डिंग्स को तोड़ के एक्सपैंड होते हैं। जैसे बर्फ आपके पास, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हीट आप देते हो तो वो बॉन्ड्स टूटते हैं और बर्फ पानी में चेंज हो जाती है। ठीक है,
कहते हैं एज टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ईच एटम पुशेस स्लाइटली हार्डर अगेंस्ट इट्स नेबर। हर एटम जो अपने करीबी एटम के ऊपर दबाव डालता है ड्यू टू इंक्रीज वाइब्रेशन। जिस अब टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया था, उनको एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने की वजह से उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो गई थी। टेम्परेचर बढ़ने से उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज हुई, वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से हर एटम अपने करीबी एटम पे दबाव डाल रहा है। कहते हैं सिंस देयर इज नो रूम टू मूव इनवर्ड्स, अब अंदर की तरफ तो जगह नहीं है कि कोई एटम जो है अंदर की तरफ चला जाए, क्योंकि उसके पास करीबी एटम जो है उसके पास भी स्पेस नहीं है। तो कहते हैं इनके पास जगह नहीं होती कि अंदर की तरफ जा सके। दिस स्ट्रक्चर एक्सपैंड्स आउटवर्ड इंस्टेड, तो फिर आपके अंदर की तरफ जो है स्ट्रक्चर एक्सपैंड होने के बजाय वो बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाती है। तो ये सॉलिड्स में एक्सपेंशन के बारे में अगर आपसे शॉर्टली पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, हो सकता है वो सॉलिड के बारे में ना पूछे, वो कहे कि डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन एंड एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। तो जब लिक्विड में पूछेगा तो फिर आपने बस पीछे से जो है ये डेफिनेशन बस करनी है, थोड़ा सा टेम्परेचर जो बढ़ा है इसके बारे में बता के, तो डायरेक्ट आपने थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड में आ जाना है। जाहिर लॉन्ग में वो एक ही चीज पूछेगा, चाहे सॉलिड पूछ ले, चाहे लिक्विड पूछ ले, चाहे गैस पूछ ले। अब हम अपने इस लिक्विड की बात करते हैं। पहले तो लिक्विड के में आप देखें वाटर है, लिक्विड को जिस तरह के बर्तन में डालते हो उसी तरह की शेप इख्तियार कर लेते हैं। आप उसको एक तंग से बर्तन में डालो तो उसी तरह की वो शेप इख्तियार कर लेते, एक देगची में डालो तो उस तरह से वो, और वो बह जाता है। इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के, सॉलिड के मुकाबले में ना पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा मजबूती से जुड़े नहीं होते हैं, ठीक है, इनके दरमियान स्पेस होती है। तो कहते हैं जब आप एक लिक्विड को हीट देते हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। लिक्विड में आप एग्जांपल क्या लेंगे, सॉलिड में तो हमने बर्फ के लिए ली, गुब्बारे के लिए ली, लिक्विड में हम पानी के लिए लेंगे, ठीक है। पानी जो है उसको हीट देते जाओ, हाँ, तो देगची में एक टाइम आता है पानी आपका जो है उसका, पहले अगर ये मेरे पास लेट्स सपोज देगची है, ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ये देगची है, इतना वाटर है, हीट देते जाओ, एक टाइम आएगा ये उबलता उबलता यहाँ तक पहुंच जाएगा। या दूध ले लो, वो भी तो लिक्विड है, तो दूध देगची से बाहर आता है कि नहीं आता है, तो उसकी एक्सपेंशन हो जाती है, तो मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो लिक्विड को हीट किया जाए तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। कहता है दिस हैपेंस इसलिए होता है बिकॉज द हीट एनर्जी मेक्स द लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर। हीट एनर्जी से पार्टिकल्स को हीट जब भी देते हो ना, हीट एनर्जी है, तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है। जब एनर्जी बढ़ेगी तो वो ज्यादा तेजी से मोशन करने की कोशिश करेंगे, काजिंग देम टू स्प्रेड अपार्ट, जिस वजह से वो दूर फैलते जाएंगे, एंड टेक अप मोर स्पेस, और ज्यादा जगह घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके मुकाबले में अगर सॉलिड को देखा जाए तो सॉलिड जो है उनकी फिक्स शेप होती है, और वो ना एक्सपैंड भी खास हद तक हो सकते हैं। तो लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डिफाइंड शेप। कहते हैं सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती। मैंने कहा ना कि जिस तरह के बर्तन में डाला जाए उसी की शेप इख्तियार कर लेता है। मैं अगर कहूँ कि ये सॉलिड है आपके पास, इस सॉलिड को अगर आप मतलब कि किसी देगची में या किसी ऐसी किसी शेप में रख दे, लेट्स सपोज कि कोई हमारे पास एक कोई ऐसी चीज है जिसमें ये पेंसिल नहीं आ सकती, एक बड़ी ईक सी ले लिया अपना, तो उसमें ये पेंसिल जाएगी नहीं, क्योंकि ये सॉलिड है, ये उसकी शेप नहीं इख्तियार करेगी। तो कहते हैं कि सॉलिड होते हैं उनकी फिक्स शेप होती है, लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती है। सॉलिड जो है वो फैलते हैं लेकिन एक लिमिटेड हार्टों को उनकी बहुत कम फैलाव होता है, लेकिन जो आपके पास लिक्विड होता है उसकी एक्सपेंशन जो फ्रीली मूव कर सकता है, उसकी एक्सपेंशन जो है टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा होती है। कहता है द डिग्री टू विच अ लिक्विड एक्सपेंड्स डिपेंड्स ऑन इट्स स्पेसिफिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब आपने स्टार्ट में बात कर दी है कि लिक्विड को हीट किया जाए तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, और जो आपने अभी सॉलिड वाला काम किया उसमें आपने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में वॉल्यूम का फार्मूला देखा था, v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, एक ये देखा था और एक आपने ये वाला देखा था। अभी वो इस फार्मूले को यूज करेगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट इंटू डेल्टा टी। तो कहता है कि अगर आपके पास कोई सॉलिड जो है एक्सपैंड हुआ है तो वो एक्सपेंशन डिपेंड करती है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, अ प्रॉपर्टी यूनिक टू ईच सब्सटेंस, मतलब बीटा पे डिपेंड करती है। दिस एक्सपेंशन इज क्वांटिफाइड बाय द फार्मूला, ये बेशक आप ना लिखिएगा डायरेक्ट, इसके बाद ये फार्मूला लिखा, थोड़ा बता दीजिए कि अगर डेल्टा वी जो है चेंज इन वॉल्यूम को जाहिर करता है, बीटा जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, और डेल्टा टी जो है टेम्परेचर के चेंज को जाहिर कर रहा है। ये आपने पीछे चीजें पढ़ी, बस हल्का हल्का फिर भी एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, बुक वाले ने लिखा आप भी लिख दीजिएगा। अब हम आते हैं कि उसने कहा था कि थर्मल, आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ है कि थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताएं। एग्जाम्पल आपके पास जो है वो यहाँ से हम लोग लेंगे। आपने क्या करना है कि आपने ना एक फ्लास्क लेना है, ठीक है, एक फ्लास्क लेना है, शीशे का ले लें। अब इसमें आपने ना वाटर फिल करना है। आपने ना स्टार्ट में वाटर फिल किया, मैं आपको ना इसको व्हाइट बोर्ड पे समझाती हूँ क्योंकि यहाँ आपको समझ थोड़ी कम आएगी। तो बच्चों ये देखिए मेरे पास जो है यहाँ हम लोग ना एक फ्लास्क ले लेते हैं, ये मैंने एक फ्लास्क लिया, ये फ्लास्क लिया, इसमें ना हमने स्टार्ट में ना यहाँ तक इस पॉइंट तक मैंने ना वाटर इस पे फिल किया हुआ है, इसको मैं ए वाले पॉइंट का नाम देती हूँ। जो ही आप नीचे से इसको हीट देंगे, आग
जलाएँगे या जिस तरह से भी आपने इसको हीट देनी है। तो पहले तो ये आपके पास एक शीशा है, शीशा जो है वो एक्सपैंड होता है। तो पहले तो इसकी शेप जो अगर ये इतना इसका मतलब कि इसकी यहाँ से थोड़ी-सी एक्सपेंशन होगी। पहले आपके पास यहाँ तक था, थोड़ी-सी एक्सपेंशन हुई तो ये आपके पास थोड़ा-सा जो एक्सपैंड हो गया, तो ये थोड़ा-सा इसकी आपको लग रहा है जैसे खुला-खुला हो गया है। अब देखिए पहले तो आपके पास इतने एरिया के अंदर जो है वाटर आया हुआ था। जब चीज़ एक्सपैंड हो जाएगी हर चीज़ मतलब हर तरफ से ये जो है थोड़ा क्या कहते हैं फैल जाएगा ये शीशा ही आपका, तो ये पानी बजाय इतने एरिया में आने के ये पानी यहाँ तक आ जाएगा। तो मतलब यहाँ आपके पास जो है इस पॉइंट पे आपके पास वाटर आ गया। ठीक है? ओरिजिनली यहाँ तक था जब आपने हीट दी तो पहले तो एक्सपेंशन हुई इस बर्तन की, इस फ्लास्क की। तो यही पानी जो है ज़ाहिर है बर्तन अगर खुले में डालेंगे तो वो कम एरिया लेगा, तो वो पानी यहाँ तक आ गया। अब आप हीट देते जा रहे हो, जितना इससे एक्सपैंड होना था वो हो गया है। ठीक है? अब आप हीट देते जा रहे हो, वाटर एक टाइम आना 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो ये बॉयल होता होता ये एरिया कवर करता करता यहाँ इस पॉइंट तक आ गया। ठीक है? इसको थोड़ा सा नीट बनाते हैं ताकि हमें जो है वो समझ भी आए। ये हमारे पास ए वाला, ये हमारे पास बी वाला पॉइंट। अब पानी बॉयल होके यहाँ तक आ गया है, तो इस पॉइंट को सी वाला नाम देते हैं। असल में जो आपके पास एक्सपेंशन हुई है, आपको यही लगना है कि मैंने पानी जो है यहाँ तक बढ़ा था और यहाँ पानी जो एक्सपेंड हुआ इतना हुआ है। ये आपको देखने में लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपने वाटर यहाँ तक फिल किया था, आपने निशान लगा लिया कि मैंने यहाँ तक वाटर फिल किया है। उसके बाद आपने जब बॉयल हुआ तो फिर आपने एक निशानदेही की कि यहाँ इतनी एक्सपेंशन हुई है। हालांकि इतनी एक्सपेंशन नहीं हुई, ये आपको अपेरेंट एक्सपेंशन नजर आ रही है जो आपको सामने नजर आ रही है। हालांकि आपके पास आपका ये फ्लास्क जो है इसकी पहले एक्सपैंड ही हुआ, एक्सपैंड होने के बाद वाटर असल में आपका यहाँ तक था। तो इसके बाद जब आपने मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाते गए फिर इसकी एक्सपेंशन हुई तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास रियल देखिए ना एक्सपेंशन तो इतनी हुई है। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज नहीं नजर आ रही, वो ये कि आपका जो शीशा है या फ्लास्क है वो भी तो एक्सपैंड हुआ है ना। तो एक्सपेंशन में हम लोग ये वाली एग्जांपल थोड़ी सी लेंगे और हमेशा याद रखना है कि ये जो रियल एक्सपेंशन है जो बी से लेके सी तक ये हमेशा ज्यादा होती है किससे, जो आपके पास आपको जो नजर आ रही होती है एक्सपेंशन ए सी उससे। ठीक है? जाहिर ये ज्यादा एक्सपैंड हुआ है, ये थोड़ा एक्सपैंड हुआ है। तो चलिए मैं चीजें रीड करवाती हूँ, उसके साथ जो है आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो कहता है अ कॉमन एग्जांपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड एज अ फ्लास्क, एक फ्लास्क के अंदर जो है लिक्विड की एक्सपेंशन की एग्जांपल लेते हैं। व्हेन द फ्लास्क इज हीटेड, जब स्टार्ट में देखें यहाँ उसने कैंडल रखी हुई है, नीचे हीट वो उसको दे रहा है। तो फ्लास्क को जब आप हीट देंगे द ग्लास एक्सपैंड्स, इस फ्लास्क जो शीशे का बना हुआ है उसका ग्लास जो पहले थोड़ा सा एक्सपैंड होगा, लीडिंग टू डिक्रीज इन लिक्विड, जिससे लिक्विड में कमी आएगी। पानी जो है जितनी सरफेस पे पहले तो उससे कम हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक कमी आएगी? फ्रॉम ए टू बी। पहले आपने लिक्विड यहाँ तक बढ़ा हुआ था, लेकिन जब ये आपका शीशा ही एक्सपैंड हो गया तो लिक्विड आपका बी पॉइंट पे आ गया। ठीक है? अब उसके बाद हमने देखना लिक्विड में कितनी एक्सपेंशन हुई है। तो कहते हैं विच इज नोन एज द एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क। तो इसको आप लोग बोलेंगे कि ये जो हमने फ्लास्क यूज किया इसकी एक्सपेंशन हुई है। कहते हैं एज ए लिक्विड हीट्स अप। अब पहले तो जो हीट आपने दी थी वो फ्लास्क को एक्सपेंड करने में यूज हो गई। अब आप हीट जो दे रहे हैं वो लिक्विड उससे हीट होगा। कहते हैं इट एक्सपेंड्स, अब इसने बी से सी तक एक्सपैंड होना है जिसको हम लोग रियल एक्सपेंशन बोलेंगे। ठीक है? बार में पीछे करने से पहले मैंने बता दिया। कहते हैं अब आपके पास आप जब लिक्विड को हीट करेंगे द लेवल राइजेस फ्रॉम बी टू सी विच इज नोन एज रियल एक्सपेंशन। ठीक है? कहते हैं अब आप अगर लिक्विड को हीट देते जाएंगे और लिक्विड यहाँ तक पहुंच जाएगा तो बी से लेके सी तक जो है आपके पास ये रियल वाली एक्सपेंशन है। और जो आपको नजर आ रही है ए से लेके सी तक ये अपेरेंट एक्सपेंशन है जो कि बहुत कम है किसके मुकाबले में? रियल वाली एक्सपेंशन के मुकाबले में। तो आगे यही बस उसने बात लिखी हुई है। कहता है कि बी से लेकर सी तक जो एक्सपेंशन हुई है वो रियल एक्सपेंशन है, ए सी वाली अपेरेंट एक्सपेंशन है। और याद रखना रियल एक्सपेंशन जो होती है अपेरेंट एक्सपेंशन से हमेशा बड़ी होती है। और देखिए आपके पास फ्लास्क पे अगर हम लोग देखें ये आपके पास टोटल एक्सपेंशन हुई है बी सी। ठीक है? बी सी वो कैसे आपके पास आएगी? बी ए में ऐड करके ए सी। तो लास्ट में उसने बस इनको जो है बी सी टोटल निकाला है, बी ए इतने हिस्से में ये वाला हिस्सा ऐड करोगे तो आपके पास टोटल वाला बन जाएगा। ठीक है? बस ये वाली चीज़ लिखी हुई है। टिड बिट्स में जो है उसने ज़हनी आजमाइश में थोड़ा सा बताया हुआ है कि लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स शेप सो दे एक्सपैंड मोर फ्रीली देन सॉलिड। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। दैट्स व्हाई वी शुड नॉट फिल अ बॉटल ऑफ वाटर टू दी टॉप बिफोर फ्रीजिंग इट माइट स्क्रैप। कहता है कि आपके पास लिक्विड जो होती है उसकी खास कोई शेप नहीं होती है, तो वो जो है वो फैल जाता है जल्दी। तो इसीलिए जब पानी की बोतलें होती है उसको ऊपर तक बिल्कुल ना नहीं बढ़ना चाहिए, ताकि जब वो पानी वाली बॉटल को फ्रीज में रखते हो तो उसकी वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से जो है वो क्रैक हो सकती है, बोतल की शेप खराब हो सकती है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। कहता है कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज, जब किसी गैस का, अब देखिए गैस के पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती है, खाली जगह बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इनको जो है आप जिस
तरह के मर्जी बर्तन में डाल दें, वो एक्सपैंड हो जाती है, इनका वॉल्यूम जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ज़ाहिर है गैस के मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा एनर्जी लेंगे, उस वजह से उनका वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ना इसमें आपने प्रेशर को जो है कांस्टेंट रखना है। ये आपके पास है चार्ल्स के कानून के मुताबिक जो है ना, आपके पास टेम्परेचर जो होता है और जो वॉल्यूम होता है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन कंडीशन आपने ये रखनी होती है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना होता है। अब प्रेशर कांस्टेंट कैसे रखेंगे ये हमने इस वाले ब्लॉक में मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। कहता है कि जब किसी गैस को टेम्परेचर दिया जाता है उससे उसका वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इसको हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैस। तो अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाती है थर्मल एक्सपेंशन गैसेस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप काट देंगे। कहते हैं एज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेज, अब किसी गैस का जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उनके पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, एनर्जी ज्यादा मिलेगी, वो ज्यादा तेजी से मोशन करेंगे, मतलब उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ गई तो उसका मतलब है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेज। मैंने रीजन सारी आपको बता दिए क्यों उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। दिस काज गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर, जिस वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स जो है ज्यादा तेजी के साथ, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, तो वो उस वजह से वो ज्यादा तेजी के साथ मूव करेंगे, फिर जाहिर है एक दूसरे के साथ टकराएंगे भी, एंड फोर्सफुली विद द वाल्व, एक दूसरे के साथ भी बहुत तेजी से टकराएंगे और उस कंटेनर उस सिलेंडर की दीवारों के साथ भी टकराएंगे। कहता है दिस कोलिजन एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द कंटेनर्स वाल, जिस वजह से उस सिलेंडर की जो दीवारें हैं उन पे जो है ज्यादा प्रेशर लगेगा। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। अब उसके लिए हम लोग ये कहेंगे इफ अ गैस इज इन अ नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर, अगर आप बर्तन ही ऐसा ले रहे हो जैसे आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर लचक वाला नहीं होता, कुछ चीजें होती है लचक वाली जिसको खींचे या जिस पे प्रेशर लगे तो थोड़ी फैल जाती है। लेकिन जो आप अगर आप नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर ले रहे हो, तो नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर तो मतलब उसकी शेप है बदल ही नहीं सकती है। तो कहता है द इंक्रीज्ड कोलिजन लीड्स टू अ राइज इन प्रेशर। अब आप ऐसा बर्तन ले रहे हो जिसने एक्सपैंड नहीं होना, जिससे थोड़ा मतलब अगर आपके पास प्रेशर बढ़ गया है, मतलब गैस ने अगर ज्यादा एनर्जी ले ली है तो उसको जाहिर उसने कहीं ना कहीं यूज करना है। अब आप नॉन फ्लेक्सिबल बर्तन यूज करोगे तो प्रेशर फिर आपका बढ़ जाएगा। अब प्रेशर को अगर आपने कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल कंटेनर लेना पड़ेगा। नॉन फ्लेक्सिबल से तो प्रेशर बढ़ जाएगा, हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो कहते हैं इन अ फ्लेक्सिबल कंटेनर द वॉल्यूम कैन एक्सपैंड इंस्टेड अलोइंग प्रेशर टू रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप फ्लेक्सिबल लचक वाला बर्तन लेते हो, ऐसा बर्तन लेते हो जैसे आपने कोई अगर सॉलिड भी लेना है तो आप उसका ढक्कन जो है मूवेबल रख लो, ताकि अगर आपके पास आप हीट देते हो या आपके पास सन की वजह से गैस आपकी हीट अप हो जाती है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो हीट जो है अगर फ्लेक्सिबल बर्तन होगा, कोई ऐसा ढक्कन होगा जो ऊपर नीचे मोशन कर सके, तो गैस के पार्टिकल्स दीवारों पे अगर फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स जाहिर है कि अगर दीवारों पे सिर्फ लगाएंगे, अगर ढक्कन फ्लेक्सिबल नहीं होगा, मूव नहीं कर सकेगा, तो गैस सिलेंडर जो फट सकता है। लेकिन अगर आप पिस्टन मूवेबल रख लोगे तो वही वो जो एनर्जी उनके पास हीट एनर्जी ज्यादा आई है तो वो उस ढक्कन को ऊपर नीचे करने में वर्क डन की सूरत में जो है उस एनर्जी को वेस्ट कर देंगे, आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल कंटेनर में आप जो है अगर वॉल्यूम उसका एक्सपेंड हो जाए लेकिन प्रेशर को आप कांस्टेंट रख सकते हो, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, ऊपर नीचे जो एनर्जी पार्टिकल्स ने हासिल की है उस एनर्जी को वो जो है उस ढक्कन को या जो जिस तरह से भी आपने उसको फ्लेक्सिबल बनाया हो उस चीज को खोलने में या एक्सपैंड करने में वो यूज कर लेंगे, जिससे प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। कहता है दिस बिहेवियर अलायंस विद चार्ल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ कानून से मिलता है। स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, ये मैंने ऊपर बता दिया, वॉल्यूम और टेंपरेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर आपके पास कांस्टेंट होता है। यही चीज उसने दोबारा से बताई है। अब आपकी एग्जांपल थोड़ी सी बताने लगा है। कहते हैं कि जो गैसेस की एक्सपेंशन होती है वो हमारी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जगहों पे आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हमने हॉट एयर बलून की, गर्म हवा वाला जो गुब्बारा होता है, उसमें अगर आप क्या करते हो, आपने गैसी गुब्बारे देखे होंगे, उसको उसमें हम ना गर्म हवा जो जब फिल करते हैं उसको जो ही छोड़ते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, उसका मतलब वो ना ऊपर उठ जाता है। तो यही एग्जाम्पल आपको दे रहा है कि आपने इसको क्या करना है, एक बॉटल लेनी है, ठीक है, और बॉटल के ऊपर आपने एक बलून को ना टाइटली फिल कर देना ताकि ऊपर को उड़े नहीं, बस हमने इसकी देखना है कि किस तरह से एक्सपैंड होती है, गैस की वजह से एक्सपेंशन किस तरह से होती है। तो आपने नीचे से एक बाउल रख लेना है जिसके अंदर वाटर रखना है और नीचे से आपने इसको हीट दे देनी है। देखिए यहाँ उसने आग जो है यहाँ थोड़ी सी शो करवाई है, यहाँ आपने हीट दे दी, हीट की वजह से ये बॉटल आपकी हीट अप होगी। ये हीट एनर्जी जो है मतलब जाहिर है कि बॉटल के अंदर एयर है, एयर से जो है इसको हीट मिलेगी और ये गुब्बारा आपका ऐसा ऐसा फैलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पास एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने एनर्जी ली है, अब एनर्जी की वजह से एक्सपैंड होंगे, एक्सपैंड होने की वजह से आपका गुब्बारा फूल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास वेदर पैटर्न्स बता रहे हैं, आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि जब गर्मी शदीद गर्मी हो तो जिन इलाकों की तरफ मतलब ज़्यादा पानी है
दरिया वगैरह है, तो वहाँ ठंडा-ठंडा मौसम रहता है, तो उन इलाकों में रहना ज़्यादा बेहतर लोग समझते हैं। क्योंकि ये होता है कि जब दिन के टाइम सन से जो हीट एनर्जी आ रही होती है, जब ज़मीन पे पड़ती है, तो ज़मीन के आस-पास जो एयर होती है ना, ज़ाहिर है सन से हीट एनर्जी आ रही है, वो एयर गर्म हो जाती है, ठीक है? वो एयर गर्म होती है और जहाँ कहीं पास पानी वगैरह होगा, वहाँ से ठंडी हवा जो है, वो आती है। एयर गर्म हो गई, गर्म एयर जो है वहाँ से उठ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हीट की वज़ह से चीज़ें एक्सपैंड होती है, फैलती है, तो वहाँ से वो ऊपर उठ जाएगी। उस स्पेस की जगह जो है दरिया से ठंडी हवा आ जाती है, ठीक है? गर्म हवा, फिर वो ठंडी हवा जो है फिर दोबारा से गर्म होगी, सन की हीट लेके वो ऊपर उठ जाएगी, दरिया से फिर ठंडी, मतलब एक साइकिल चलता रहता है और आपका मौसम जो है वो इतना मतलब कि नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर जहाँ दरिया वगैरह ना हो, तो वहाँ आपके पास जो है गर्मी उतनी ही शदीद होती है। एक एग्ज़ाम्पल उसने यहाँ ये दी हुई है, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ, कि हमारी हकीकी ज़िंदगी में थर्मल एक्सपेंशन के क्या-क्या असरात हैं, हम कहाँ-कहाँ देखते हैं। तो जब भी आप किसी मटीरियल को जो है टेम्परेचर देते हो, तो ज़ाहिर है उसकी स्ट्रक्चर में, मतलब जिस तरह की उसकी शेप होती है उसमें चेंज आती है, या फिर मैकेनिकल या फंक्शनल, मतलब जिस तरह का पहले वो फंक्शन परफॉर्म या आपको जो काम करके देता है, एक्सपेंशन के बाद जो है उस तरह का थोड़ा-सा इफ़ेक्ट उसमें आता है। उस चीज़ को हम लोग देखेंगे कहाँ-कहाँ है। सबसे पहले आपके थर्मामीटर से बुखार को चेक करने के लिए आपके पास क्या कहते हैं थर्मोमीटर्स, थर्मल एक्सपेंशन इन अ नैरो ट्यूब, एक पतली ट्यूब होती है, उसके अंदर आपने क्या किया होता है, एक लिक्विड को फिल किया होता है। जब भी आप हीट वाले एरिया में इसको दबा के रखते हो, तो फिर वो आपके पास जो उसके अंदर लिक्विड होता है वो हीट अप होता है और उस पे रीडिंग लिखी होती है। लिक्विड हीट होने की वजह से एक्सपैंड हो जाता है, वो जितना एक्सपैंड होता है उतना डॉक्टर्स बता देते हैं कि आपको इतना बुखार है। फिर कहते हैं गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स। आपने देखा होगा कि रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं वो इस तरह की उनकी शेप होती है, यहाँ इनके गैप्स रखे जाते हैं। क्यों? कि रेलवे ट्रैक्स होती हैं, स्टील यूज़ की जाती है। स्टील हो आपके पास, वो एक्सपैंड होती है। जब गर्मियों का मौसम होता है ना, ये एक्सपैंड होती है। अब अगर आप इसके दरमियान में गैप नहीं रखते, आप सीधी-सीधी इसको बना देते हो, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो इन्होंने एक्सपैंड होना है। एक्सपैंड होने की वजह से अगर ये बाहर एक्सपैंड होंगी तो इनकी शेप खराब हो जाती है। इनकी शेप जो है मेंटेन रखने के लिए इनके दरमियान गैप्स रखे जाते हैं, ताकि अगर ये एक्सपैंड हो तो जहाँ इसको जगह मिलेगी उसी साइड पे उसने एक्सपैंड होना है। तो यहाँ स्पेस रखी जाती है ताकि इनकी एक्सपेंशन अंदर की तरफ हो, ना कि पटरी की थोड़ी शेप इस तरह टेढ़ी मेढ़ी हो, बल्कि इनकी एक्सपेंशन जो हो रही है वो अंदर की तरफ ही हो जाए, इसकी शेप बरकरार रखने के लिए, ठीक है? तो कहते हैं स्टील ट्रैक्स ऑफ द रेल्स एक्सपैंड्स ऑन हॉट डेज, कि आपके पास जो पटरी होती है वो गर्म दिनों में जो है वो एक्सपैंड होती है कहते हैं विदाउट रूम टू एक्सपैंड द ट्रैक्स में बेंड और ट्विस्ट इन अ फिनोमेना कॉल्ड सन सिंक्स। कहते हैं अगर आप इनके दरमियान में जो है रूम या स्पेस नहीं रखते, तो उस वजह अगर स्पेस नहीं रखोगे तो फिर इनमें सन किंग्स का काम हो सकता है, मतलब कि आपकी ये पटरी जो है या तो ये मुड़ सकती है या टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, अगर आप इनके दरमियान में जो है सन सिंक्स या ये गैप्स नहीं रखते हैं। कहते हैं फिर विच कैन कॉज ट्रेन ड्रिलमेंट्स, जिससे आपके पास पटरी जो है वो मुड़ने का, या पटरी जो है जब टेढ़ी आपके पास हो जाएगी तो ट्रेन जो है आपकी पटरी से उतरने का जो है मसला हो सकता है। स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन रेलवे ट्रैक्स टू अलाउ देम टू एक्सपैंड इन समर्स, इसलिए इनके दरमियान छोटे से गैप्स रखे जाते हैं ताकि गर्मियों में ये एक्सपैंड जो है वो हो सके, और अंदर की तरफ एक्सपैंड हो सके, प्रिवेंटिंग बचाया जाता है देम फ्रॉम बेंडिंग, मुड़ने से, ठीक है? अगर गैप नहीं होगा तो फिर ये ज़ाहिर है इसकी एक्सपेंशन बाहर की तरफ ये मुड़ेगी, तो उससे बचाने के लिए इनके दरमियान में गैप रखा जाता है। फिर आपके पास ब्रिजेस होते हैं, पुल इस तरह के होते हैं, इनके दरमियान में स्पेस रखे जाते हैं कि गर्मियों में ये एक्सपैंड होती हैं, जब एक्सपैंड होंगी तो इनकी एक्सपेंशन अंदर की तरफ, ये जो खाली स्पेस है इनकी अंदर की तरफ एक्सपेंशन हो जाती है, ठीक है? तो ये आपके पास पुल जो है खराब नहीं होता, गाड़ी वगैरह अगर गुजारनी हो तो फिर मसला नहीं होता है। कहते हैं ब्रिजेस हैव स्मॉल गैप्स, ब्रिजेस के दरमियान छोटे-छोटे गैप्स रखते हैं कॉल्ड एक्सपेंशन जॉइंट्स, जिनको हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट्स, मतलब इन जॉइंट्स, ये जो जोड़ है इन्होंने एक्सपैंड होना होता है, ठीक है? इन जोड़ों ने एक्सपैंड होना होता है, तो फिर ये जो स्पेस होती है इसमें ये एक्सपैंड हो जाते हैं टू अलाउ देम टू एक्सपैंड इन हॉट वेदर, जब गर्म मौसम होता है तो इसमें ये जो है एक्सपैंड या जो आपके पास फैल जाते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट और सिकुड़ जाते हैं जब आपके पास जो है ठंडा मौसम होता है। उसके बाद है मेटल लेड्स ऑन जार्स, इसमें बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई जार है, शीशे का जार ले लें, उसके ऊपर आप मेटल का ढक्कन रखें, और कभी होता है ना कि ढक्कन बहुत बहुत टाइटली बंद हो जाता है, हमसे खुलता नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, गर्म पानी लेना है, उसके अंदर उस ढक्कन को थोड़ी देर डिप करना है, तो आप देखेंगे या उस ढक्कन के ऊपर गर्म पानी डाल लेंगे तो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल है, मेटल जो है हीट से एक्सपैंड होती है, तो आपका ढक्कन आसानी से खुल सकता है। तो ये बता रहा कहता है व्हेन अ मेटल लेड इज स्टक ऑन अ ग्लास जार, एक ग्लास जार के ऊपर जब
लोहे का ढक्कन जो है वो सख्त उस पे हो जाता है। रनिंग वार्म वाटर, उसके ऊपर गर्म पानी गिराएं, ओवर इट मेक्स लिड एक्सपेंड स्लाइटली, जिससे वो ढक्कन थोड़ा जो है लूज होगा, ठीक है, एक्सपैंड हो जाएगा और उससे उसको आप इजीली खोल सकते हैं। उसके बाद आपके पास गैस कंटेनर्स हैं, जैसे एरोसल्स हैं या प्रोपेन टैंक्स आपके पास होते हैं। इनमें भी जो आपके पास गैस होती है, गैस जो एक्सपैंड हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं गैस एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली, गैस बहुत जल्दी जो है बहुत तेजी के साथ जो फैल जाती है जब व्हेन हीट, जब उसको हीट मिलती है। अब जब गैस को आप एक जगह से दूसरी जगह कंटेनर्स में लेके जाते हैं तो सन की हीट तो उसको मिल ही रही होती है ना, तो हीट से वो बड़ी जल्दी एक्सपैंड हो जाती है। कहते हैं इफ कंटेनर्स आर एक्सपोज टू हीट, अगर आप कंटेनर्स को हीट देते हो किसी भी तरीके से, जैसे कह रहा है लाइक बीइंग लेफ्ट इन द सन, आप सूरज की रोशनी में उसको ढक देते हो, ठीक है, सन की हीट में उसको ढक देते हो, प्रेशर कैन बिल्ड अप इनसाइड एंड कॉज एक्सप्लोजन। अब देखिए गैस है कंटेनर के अंदर, आप उसको सन के नीचे रख देते हो, उससे क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसा ऐसा हीट एनर्जी लेते रहेंगे, तो मतलब हीट एनर्जी एनर्जी उनकी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ने की वजह से वहां धमाका हो सकता है। उसके लिए फिर क्या किया जाता है, कहते हैं वार्निंग लेबल्स, आपने देखा होगा टैंक्स वगैरह या जो भी आप चीज चार्जर वगैरह लेके आते हैं तो उसके ऊपर एक लेबल लिखा होता है जिसमें बताया जाता है कि इतने इसको टेम्परेचर में रखें, ठंड में रखें। आम मेडिसिन भी बच्चों की हम लोग लेके आते हैं तो उसमें उन्होंने लिखा होता है कि उसको आपने किस टेम्परेचर पे रखना है। ऐसे ही कहते हैं वार्निंग लेबल्स एडवाइस यूजर, जो वार्निंग लेबल लगे होते हैं वो जो सार्फिन जो होते हैं उनको कहते हैं कि टू स्टोर दीज कंटेनर्स अवे फ्रॉम हीट, कि इन कंटेनर्स को आपने हीट से हरारत से दूर रखना है। एंड प्रेशर रिलीफ वाल्व्स आर ऑफन इंक्लूडेड, और वो क्या करते हैं कि उन कंटेनर्स के अंदर प्रेशर रिलीफ वाल्व भी लगाते हैं कि लेट्स सपोज अगर आते जाते रास्ते में अगर सन की वजह से थोड़ी हीट इंक्रीज भी हो गई तो उन्होंने प्रेशर रिलीफ वाल्व्स लगाई होती है जिससे वो प्रेशर को जो है वो कॉन्स्टेंट काट देती है और वो चीज़ फटती नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 6 वाला पाइप्स एंड प्लम्बिंग। अब अगर किसी ने घर की जो है जब वायरिंग होती है जिसमें पाइप्स वगैरह यूज करते हैं, वाटर की वायरिंग जब आप करवाते हो, ठीक है, उसमें पाइप्स होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, वो थोड़े सुकड़ भी सकते हैं और थोड़े एक्सपैंड भी हो सकते हैं, वो बिल्कुल सॉलिड नहीं होते हैं। तो कहते हैं कि वाटर पाइप्स कैन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली व्हेन विद हॉट वाटर, जब आप गीजर वगैरह जिन्होंने घर में लगाए हुए हैं उन्होंने जो वाटर के पाइप्स रखे हुए वो एक्सपैंड भी होते हैं, जाहिर फैलेंगे भी जब आप उनमें से हॉट वाटर गुजारोगे, हीट की वजह से चीजें एक्सपैंड होती है, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो। और जब ठंडा पानी उसमें से गर्मी के मौसम में गुजारोगे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, ठीक है। कहते हैं दिस में लीड टू पाइप्स ब्रस्ट, जिससे आपके पास जिसकी वजह से आपके पाइप जो फट सकते हैं या उनके जॉइंट्स जो हैं जहां आपने जोड़ लगाए वो लीक भी तो हो सकते हैं ना। देखें ना सर्दियों के मौसम में जो सुकड़ना है, सुकड़ने की वजह से उनके दरमियान में स्पेस बन जाएगी तो वो लीक भी हो सकते हैं। कहते हैं इफ नॉट प्रॉपरली अकोमोडेटेड फॉल्ट, अगर आपने हर चीज को मद्देनजर नहीं रखा तो फिर वो जो है आपके फट भी सकते हैं, लीक भी हो सकते हैं। उसके लिए क्या किया जाएगा, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स जो हैं या लूप्स आपने यूज करनी है पाइपिंग सिस्टम में, ठीक है, ताकि वो मौसम के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट कर सके। उसके बाद आपके पास है हॉट एयर बलून्स, उसकी एग्जांपल हमने पहले दे ली है, फिर भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कहते हैं द एक्सपेंशन ऑफ हीटेड एयर इज इंटेंशनली यूज्ड टू मेक द बलून्स हॉट। कहता है कि आपने गैस को बढ़ा देखा होगा, उसमें जानबूझ के इंटेंशनली मतलब जानबूझ के गर्म हवा बढ़ी जाती है ताकि वो गुब्बारा ऊपर उठे। कहते हैं हीटिंग द एयर इनसाइड काजेज इट टू एक्सपैंड, जो अंदर आप गर्म हवा डालते हो उस वजह से एक्सपैंड हो जाता है, रिड्यूसिंग इट्स इंटेंसिटी। अब इसकी इंटेंसिटी क्यों, देखिए ना गुब्बारे के अंदर जो आप हवा बढ़ोगे, हवा बढ़ने की वजह से पहले यही एग्जांपल ले लेना, हवा बढ़ने से पहले देखिए इसका वॉल्यूम कम था, अब इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका मतलब है कि डेंसिटी का फार्मूला अगर आपने पढ़ा है रो इज इक्वल टू एम ओवर वी, तो वॉल्यूम अगर आपके पास बढ़ जाएगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो कहता है रिड्यूसिंग इट्स डेंसिटी, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, सो इट लेफ्ट्स द बलून, डेंसिटी कम होगी तो वो आराम से ऊपर उठ जाता है। ये आप इसमें ले सकते हो। अब ब्रेन टीजर में इसने एक क्वेश्चन आपसे किया है, व्हाई डू नॉट ट्रेन ट्रैक्स बकल इन विंटर। कहते हैं सर्दियों के मौसम में जो पटरियां हैं वो क्यों मुड़ती नहीं है, ठीक है, उनकी शेप खराब क्यों नहीं होती है। एंड डू इन समर, लेकिन सर्दियों में उनकी शेप जो है वो मतलब थोड़ी मुड़ जाती हैं। इवन थ्रू द मेटल इज द सेम, हालांकि पटरी में जो आपने मेटल लोहा यूज किया वो तो सेम होता है। तो आपने थोड़ा सा बता देना है कि इन समर्स द मेटल्स एक्सपैंड, गर्मियों के मौसम में हीट मिलती है, हीट से आपकी चीजें एक्सपैंड होती हैं। तो आपने यही लिखा है कि गर्मियों के मौसम में जो है आपकी मेटल एक्सपैंड होती है। इफ देयर इज नॉट इनफ स्पेस, अगर आप उस स्पेस खाली जगह नहीं रखेंगे फॉर एक्सपेंशन फैलाव के लिए दी ट्रैक बकल, तो फिर आपका जो रास्ता है वो मुड़ सकता है, ठीक है। यही चीज उसने पूछी हुई थी कि आपके पास व्हाई डू नॉट ट्रेन ट्रैक्स बकल इन विंटर, कि सर्दियों में आपकी ट्रेन जो है मुड़ती क्यों नहीं, क्योंकि हमने उनके दरमियान में स्पेस रखी होती है। तो ये मैंने सारी थोड़ी रीजन लिखी हुई है, एक दो फिर रीडिंग कर देती हूँ, थोड़ा नीटली नजर नहीं आ रहा। इन समर द मेटल एक्सपेंड्स इफ देयर इज नॉट इनफ स्पेस फॉर एक्सपेंशन द ट्रैक बकल, यहाँ तक लिख लें।
उसके बाद विंटर की बात करते हैं, तो इन विंटर सर्दियों में दी ट्रैक कॉन्ट्रैक्ट, जो आपके पास जो रास्ता होता है या वो पटरी जो होती है वो क्या होती है, सिकुड़ती है। इंस्टेड ऑफ एक्सपेंशन, बजाय कि फैलने की, वो क्या होती है, सर्दियों में सिकुड़ती है, ठीक है। सो बकलिंग इज मच लेस लाइकली, तो जब सिकुड़ना चीज तो फिर उसने मुड़ना थोड़ी, उसकी शेप खराब थोड़ी होनी है, तो हमने कहा है उसकी बकलिंग जो मुड़ना जो है वो बहुत कम होता है। इसके साथ नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल 10.1, जो कि मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो जो है अपलोड कर दी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 10.2 वाले टॉपिक पे। 10.2 वाला टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए, स्पेसिफिक का मतलब होता है मखसूस, हीट हम हरारत को कहते हैं, ठीक है, हीट को, कैपेसिटी गुंजाइश। अब बच्चों यहाँ आप लोग सीखेंगे कि डिफरेंट आपके मटेरियल्स हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, हर मटेरियल की एक अपनी मखसूस कैपेसिटी होती है। देखिए एग्जाम्पल सिंपल सी लेते हैं, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि जो आपके पास जहाँ आपके पास क्या कहते हैं, समुंदर वगैरह होते हैं, मतलब वाटर वगैरह होता है, वहाँ वो वाले इलाके ठंडे होते हैं, और जहाँ आपके पास साहली इलाके होते हैं, मतलब मिट्टी वगैरह जहाँ है, जहाँ पानी ज़्यादा नहीं, वो इलाके आपके पास हीट वहाँ ज़्यादा होती है। तो यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट ये बनना चाहिए कि वाटर जो है, अगर वहाँ ठंडक ज़्यादा रहती है, मतलब दूसरे इलाकों के मुकाबले में, तो उसकी रीज़न ये है कि वाटर के पास जो है वो एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। मतलब पानी जो है काफ़ी ज़्यादा हीट को अपने अंदर पहले स्टोर कर सकता है, ठीक है। उतनी हीट को अपने अंदर स्टोर करके, इसकी वजह से मैं आपको हीट कैपेसिटी बता दूं तो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है, मतलब 4200 जो है जूल पर केजी पर केल्विन की इसकी हीट कैपेसिटी होती है। इतनी हीट को तो ये अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है। इसको अब्जॉर्ब करने के बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो हीट अप होता है, यही रीज़न है। देखिए ना, दिन में अगर ये 42 जूल पर केजी पर केल्विन हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता रहेगा, तो जाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता धूप से फिर छाँव की तरफ वैसे मौसम ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रीज़न होती है कि वो ज़्यादा हीट तो जो है वाटर अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। अब उस हीट को वाटर करता क्या होगा? उस हीट को वाटर जो है अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में यूज़ करता रहता है, ठीक है? उसको स्टोर अपने अंदर रखेगा, अपने आप को गर्म नहीं फिलहाल करता है, जब तक ये उसकी हीट, जितनी हीट कैपेसिटी उतनी हीट अपने अंदर स्टोर ना कर ले। इसके मुकाबले में आप मिट्टी की एग्जांपल ले लें, सॉइल जो होती है उसकी हीट कैपेसिटी होती है 810 जूल पर केजी पर केल्विन होती है, 810। अब देखिए 810 को तकरीबन आप 5 के साथ ज़डब करोगे तो फिर 4200, मतलब कि वाटर की जो हीट कैपेसिटी उतना आंसर आता है। तो यही रीज़न है कि आपके पास ज़मीन की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो आपके पास 810 है, जो कि पानी से 5 गुना कम है। इस वजह से आपके मिट्टी वाले इलाके जो होते हैं, जहाँ पानी कम होता है, वो ज़्यादा जल्दी हीट अप हो जाते हैं। आपने अपना कॉन्सेप्ट ये बनाना है कि जिनकी ज़्यादा हीट कैपेसिटी होती है वो आहिस्ता-आहिस्ता गर्म होते हैं। जैसे वाटर की हीट हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आहिस्ता-आहिस्ता गर्म आपके पास होगा। लेकिन जिनकी हीट कैपेसिटी कम है, जैसे आपके पास ज़मीन है, आपके पास अल्कोहल है, और भी डिफरेंट मटीरियल्स हैं, वुड है, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। अगर कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी तो जल्दी गर्म होगा, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट आपका बन गया कि जिनकी कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होंगे, मतलब उल्टा काम चलना है। और जिनकी ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम गर्म होंगे आपके पास। सबसे पहले तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन करेंगे। तो डेफिनेशन आपको यहाँ से मिलेगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग सी के साथ जाहिर करते हैं, इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी जो है ये आपके पास हीट एनर्जी है, ठीक है। हीट एनर्जी की वो मिकदार है नीडेड चाहिए होती है टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना आपने बढ़ाना है, 1 kg, ठीक है। मतलब 1 केजी मैस का जो टेम्परेचर आपने बनाना है, बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। देखिए मेरी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में देखें, आपको वो वाली हीट एनर्जी जो 1 किलोग्राम मास, कोई भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस में हो सकता है। 1 किलो आपने कोई भी चीज़ लेनी है, उसका टेम्परेचर आपने सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना है। उसके लिए जो आपको हीट देनी पड़ेगी ना, क्यू की वैल्यू देनी पड़ेगी, वो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। यहाँ बस आपने याद ही लेना है कि जो आपने मैथ लेना है वो 1 किलो होना चाहिए, और टेम्परेचर भी आपने 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 ही आपने जो भी चीज़ लेनी है। तो आई थिंक कि आप ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि 1 किलो चीज़ को टेम्परेचर जो है 1 किलो बढ़ाने के, 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी आपको हीट देनी पड़ती है वो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड किस किस पे करती है। अगर डेफिनेशन के हिसाब से भी देखा जाए ना, तो 1 किलो मैस
का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो मुझे हीट देनी पड़ेगी वो मेरे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। ये मास पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। और जब हीट दोगे तो मतलब हीट से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। एक और चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप जो सब्सटेंस ले रहे हैं, जो मटेरियल ले रहे हैं, उसका मटेरियल की नेचर कैसी है, ठीक है। कुछ मटेरियल्स जल्दी, जैसे हमने कहा है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, तो ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि नेचर उसकी क्या है, ठीक है। तो चले, सबसे पहले वहाँ से आपने डेफिनेशन लिखी, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि किन मटेरियल्स पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डिपेंडेंस जो है किन फैक्टर्स पे है। तो 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले उस सब्सटेंस का मास कितना है, ज़्यादा मास लोगे तो उतनी, जैसे वाटर है, अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर लोगे तो उतनी ही ज़्यादा उसकी हीट कैपेसिटी होगी, अगर कम लोगे तो मतलब सबसे पहले मास पे भी डिपेंड करता है। फिर जितना आप उनका टेम्परेचर चेंज कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और तीसरा आपके पास उस मटीरियल की नेचर पे डिपेंड करेगा। कुछ की नेचर होती है वो ज़्यादा जो हीट को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जैसे वाटर, और कुछ की कैपेसिटी होती है कम हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं, जैसे आपके पास मिट्टी है या अल्कोहल वगैरह है, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप करेंगे तो एग्जाम्पल आप यहाँ से करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एग्जाम्पल में आता है, ठीक है। सम सब्सटेंसेस अब्जॉर्ब्स हीट मोर इजीली देन अदर्स। इसमें एग्जाम्पल देने लगा है वाटर की, और इसके साथ आपको अल्कोहल की देने लगे। वाटर जो है वो हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, और जो अल्कोहल है वो कम करती है अब्जॉर्ब। तो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हीटिंग 1 kg ऑफ वाटर, अगर आप 1 किलो पानी को का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कहते हैं रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, मतलब आपको ज़्यादा हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी देन हीटिंग 1 kg ऑफ अल्कोहल। किसके मुकाबले में, अगर आपने अल्कोहल को भी 1 किलो अल्कोहल आप ले लो और 1 किलो ही आपने पानी लेना है, लेकिन पानी को आपने अगर उसको करना है, हीट करना है, तो आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी और अल्कोहल के लिए कम। अब उसकी रीज़न क्या है? क्यों? वाटर के पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा हीट को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर सकता है, इसलिए आपको इसको जो है हीट अप करने के लिए, गर्म करने के लिए हीट दोगे, क्योंकि इसने वाटर ने पहले हीट जो है 42 जूल पर केजी पर केल्विन हीट को अपने अंदर पहले अब्ज़ॉर्ब करना होता है, ठीक है? अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह को तोड़ने के लिए, उसके बाद फिर ये वेपर्स वगैरह इसकी जो है वो बन जाते हैं, और अल्कोहल की हीट कैपेसिटी कम है तो इसलिए इसको कम आपको हीट देनी पड़ती है। तो यहाँ तक आप पढ़ोगे। अब इसी फार्मूले से ना उसने डायरेक्ट आपको बता दे क्यू की वैल्यू निकाली है, तो एम डेल्टा टी जो सी के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो उसने सीधा सीधा लिख दिया, उसने ड्राइव नहीं किया। उसने कहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, जहाँ आपके पास क्यू जो है हीट एनर्जी को जाहिर करेगा, एम जो है उस सब्सटेंस के मास को जाहिर करेगा, और डेल्टा जी जो है चेंज इन टेम्परेचर को जाहिर करेगा, और सी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जाहिर करेगा। आपने इसी तरह से लिख देना है, ठीक है। डेफिनेशन हमने स्टार्ट में लिखी, उसके बाद सेकंड में हमने इसका लिखा किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, थर्ड हमने एग्जाम्पल की हेडिंग लगाई, फोर्थ में हमने फार्मूले की हेडिंग लगाई, फिफ्थ में आप यूनिट की हेडिंग लगाओगे। तो यूनिट आप इस तरह से बनाओगे, हमने सी का यूनिट निकालना है। तो सबसे पहले देखें, हीट हीट क्यू की का यूनिट होता है जूल, ठीक है। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। तो इसका यूनिट बनेगा जूल, केजी को ऊपर उठा के लेके जाओगे तो पर केजी बन जाएगा, और केल्विन को जब ऊपर लेके जाओगे तो पर केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट जूल पर केजी पर केल्विन है, जो मैंने यहाँ आपको निकालना भी सिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ आपको एक स्पेसिफिक जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, कहते हैं मेटल्स, जो लोहे की चीजें आपके पास होती है, हीट्स अप क्विकली ड्यू टू इट्स लो स्पेसिफिक हीट। अब मैंने आपको बताया था जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी वो जल्दी गर्म होंगी, उल्टा रिलेशन मैंने आपको बताया था, और जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी वो कम गर्म होगी, यही काम इनमें होना है। अब मेटल्स कहते हैं कि बहुत जल्दी जो गर्म हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की सलाहियत कम होती है। जब ये कम करेंगे उतनी कम, जितनी इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी सी बस अपने अंदर हीट को जज़्ब करके फिर फ़ौरन से गर्म हो जाते हैं। इसके मुकाबले में अब लकड़ी की बात करो, तो लकड़ी जो है, कहते हैं व्हाइल वुड स्टेज नॉर्मल, जबकि लकड़ी जो है आपके पास नॉर्मल रहती है। एक देगची, उसमें आप एक जो है मेटल का स्पून रख दो, एक जो वुड का स्पून रख दो, तो आपके पास लकड़ी वाला जो है स्पून आपका वो गर्म नहीं होगा, मेटल वाला गर्म हो जाएगा। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है इसलिए ये गर्म हो जाता है, इसकी ज़्यादा इसलिए गर्म नहीं होता है, ठीक है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ जो हमने डेफिनेशन की थी ये जनरल डेफिनेशन की थी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये ना हमने सॉलिड की इसमें बात की है, ना लिक्विड की, ना गैस की। अब यही डेफिनेशन दोबारा हम यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, बस चेंजिंग हमने ये करनी है कि सॉलिड, जब सॉलिड की बात करेंगे तो ऑफ सॉलिड का वर्ड लगा देंगे, ठीक है।
यही है तकरीबन, इसमें इतनी ज़्यादा जो है वो चेंजिंग्स नहीं है। देखिए यहाँ बस आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद आपने लगा देना ऑफ सॉलिड। आगे से आपने सारी वही डेफिनेशन लिखनी, इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये देखिए आगे इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज, आगे नीडेड टू इंक्रीज यहाँ लिखिएगा। रेज का मतलब भी बढ़ाना और इंक्रीज का मतलब भी बढ़ाना होता है। दी टेम्परेचर ऑफ 1 kg, दी टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सॉलिड बाय, सारी सेम है, बस यहाँ आपने कैपेसिटी सी के बाद ऑफ सॉलिड का वर्ड बस लगा देना इसी डेफिनेशन के अंदर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड की जब बात करेंगे तो सिर्फ हम ठोस जो चीज़ें हैं, सॉलिड जो चीज़ें, उनका जिक्र करेंगे। डेफिनेशन वही सेम रखनी है कि किसी भी सॉलिड को, कोई भी सॉलिड आप लो, वो 1 kg होना चाहिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो मुझे हीट देनी पड़ेगी, वो मेरे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस सॉलिड की कहलाएगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपके पास होगी। अब आगे थोड़ा सा बताने लगा है कि डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट होती है, तो यही बात आगे करने लगा कि मटेरियल्स विद द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जो सॉलिड मटेरियल्स, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हाई होती है, ज़्यादा होती है। सच है, जैसे वुड है, वुड आपके पास ठोस है, तो ठोस की मिसाल हमने ले ली वुड की, अभी हमने यहाँ भी देखी है। ठीक है, वुड आपके पास लकड़ी जो होती है, और रबड़ जो है, रबड़ भी आपके पास ठोस है। कहते हैं रिक्वायर मोर हीट टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर। अब वुड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, रबड़ की बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके लिए आपको टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ेगा, ताकि ये अपनी इनकी पहले से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी, ताकि पहले जो अपने अंदर जितनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी स्टोर कर सकते हैं वो करें, उसके बाद ही हीट अप हो। कहते हैं इसीलिए जो है मेकिंग दैम यूजफुल इन एप्लीकेशन। तो हम लोग आम जिंदगी में इनको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कुकिंग अटेंसिल्स में। ये मतलब कि कुकिंग जो आप करते हो, तो जो आप पैन्स वगैरह यूज़ करते हो उनके हैंडल्स में, थर्मल इंसोलेशंस में, मतलब कि आप देखिए आप लोगों ने क्या किया होता है कि अगर आप मेटल का भी कोई स्पून ले रहे हो, तो उसके एंड पे जो है आपने लकड़ी का कोई ना कोई इंसुलेशन लगाई होती है, ताकि आपका वो स्पून जो है वो गर्म ना हो। ऑन दी अदर हैंड मेटल्स लाइक स्टील, जैसा पहले तो उसने एग्जांपल आपको दी थी एक वुड की और एक रबड़ की, अब सॉलिड ही लेने लगा, लेकिन अब स्टील और कॉपर लेने लगा है। इनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज होती हैं वो लो होती हैं, तो अगर लो होंगी तो आपको कम हीट देनी पड़ेगी, थोड़ी सी वो हीट को ऑब्जॉर्व करेंगे, उसके बाद गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो समझ आपको बस यहाँ से यही आनी है कि जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है ना, उनको हीट आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, और वो बहुत कम गर्म होते हैं, और जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, उनको आपको हीट कम देनी पड़ेगी, लेकिन वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यही सारा आगे से उसने लिखा हुआ है, कहता है दे हीट अप एंड कूल डाउन क्विकली। जो आपके पास कॉपर स्टील है, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, इसलिए जल्दी गर्म जल्दी ठंडे हो जाते हैं। सो दे आर यूज इन मेकिंग कुकिंग आइटम्स, जैसे केटल्स आपके पास हैं, उनको उनके उनमें इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये स्टील और कॉपर को रेडिएटर्स और हीट इंजन वगैरह में इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये 10.2 वाला टॉपिक भी आपका लॉन्ग में है, लॉन्ग में आएगा तो सारा आप इसको इसमें एक्सप्लेन करेंगे, है भी छोटा सा है। कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड में बस आपने ऑफ सॉलिड की जगह ऑफ लिक्विड लिख देना, बाकी सारी डेफिनेशन वही रखनी है कि 1 किलो लिक्विड अब हमने लेना है, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो मुझे हीट देनी पड़ेगी उस लिक्विड को, वो मेरे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड कहलाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। अब फिर बताएगा कि डिफरेंट मटेरियल्स के लिए एग्जांपल्स देगा। कहता है डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू स्टोर हीट। अब डिफरेंट जो आपके पास मटेरियल्स लिक्विड्स हैं, उनकी डिफरेंट जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। ये डिपेंड करती है कि इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है और इनकी सलाहियत कितनी है कि कितनी हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकते हैं। जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा हीट को स्टोर कर लेंगे, इनकी एबिलिटी है कि हीट को ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड इन दिस रिगार्ड इज वाटर। कहते हैं जो सबसे अहम आपके पास लिक्विड है वो वाटर है। इसकी वाटर की एग्जांपल हम लोग इसलिए बार बार ले रहे हैं क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, विच हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो कहता है कि वाटर की एग्जांपल इसलिए लेते हैं कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है। दिस मीन्स वाटर कैन अब्जॉर्ब एंड स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसका मतलब है कि पानी बहुत ज़्यादा हीट को तो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकता है विद ओनली स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज। कहता है कि अगर आप बहुत कम मतलब कि इसका टेम्परेचर जो है बहुत कम इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हीट को तो पहले ही अपने अंदर स्टोर करेगा, उसके बाद जो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो बहुत कम होना है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इसी वजह से वाटर इज वाइडली यूज इन कूलिंग सिस्टम। ज़्यादा आपके जो कूलिंग सिस्टम्स है ना उसमें वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपका हीटिंग सिस्टम है जहाँ आपके पास हीट ज़्यादा हो जाए। ठीक है,
वहाँ आप वाटर ज़रूर ऐड करते हो। जैसे कि यहाँ आप अभी एग्जांपल देगा कार का, जो कार इंजन होता है ना, उसकी एग्जांपल हम डिटेल से यहाँ पढ़ने लगे हैं, ठीक है। हीटिंग सिस्टम है, इसमें जब हीट ज़्यादा हो जाती है फिर वाटर मैं सारा अभी आपको इसी वीडियो में समझाने लगी हूँ, ठीक है, थोड़ी देर बाद। कहते हैं एंड एज अ नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइजर, और ऐसे स्टेबलाइजर जहाँ आपने टेम्परेचर को जो है नॉर्मल करना होता है, जैसे आपके फ्रिज के रेफ्रिजरेटर या फ्रिज की बैग पे भी वाटर जो है स्टोर होता है, वो जो है ये क्या करता है, टेम्परेचर को स्टेबल करता है, ठीक है। फ्रिज के अंदर वाली हीट को जो है अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है, फिर बाहर से एयर को थोड़ा लेता है और फिर उस वाटर के टेम्परेचर को नॉर्मल करता है। ये सारा आप लोग पढ़ेंगे। कहते हैं अदर लिक्विड्स, कुछ लिक्विड है जैसे आपके पास अल्कोहल है, मर्करी है, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। इसका मतलब है कि हीट अप जो होगे वो जल्दी हो जाएंगे, ठीक है, और जल्दी ही आपके पास ठंडे भी हो जाएंगे, जल्दी ही हीट गर्म हो जाएंगे, जल्दी ठंडे हो जाएंगे, ठीक है, पानी के मुकाबले में। अब हम लोग पढ़ने लगे हैं कि अगर जिन मटेरियल्स की या लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है लार्ज होती है, मतलब ज़्यादा होती है, तो उनका जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इफेक्ट क्या होता है, कहाँ कहाँ उनकी एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले तो कहता है लार्ज वाटर बॉडीज लाइक ओशंस एंड लेक्स अब्जॉर्ब्स हीट ड्यूरिंग द डे एंड रिलीज इट स्लोली एट नाइट। कहता है जो आपके बड़े समुंदर हैं, दरिया वगैरह है, वो क्या करते हैं कि हीट को जो है दिन के टाइम अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको जो है रात के टाइम हीट को बाहर जो है, क्योंकि रात टाइम जो है बाहर का मौसम ठंडा हो जाता है, फिर समुंदर से हीट निकलती है और मौसम जो है बैलेंस आपका हो जाता है। तो कहते हैं प्रिवेंटिंग ड्रेस्टिक टेम्परेचर चेंजेस। तो इससे ये फायदा होता है कि जो ओशंस में जो आपके समुद्री जहाँ इलाके हैं, जहाँ समुद्र वगैरह, वहाँ वाला क्या फ़ायदा होता है कि अचानक उनका जो है बहुत शदीद गर्मी या बहुत शदीद जो है सर्दी नहीं हो जाती। मतलब कहते हैं प्रिवेंटिंग बचाता है ड्रेस्टिक टेम्परेचर चेंज, अचानक जो टेम्परेचर चेंजिंग हो गई है उससे बचाता है, क्योंकि बैलेंस हो रहा था काम। दिन टाइम समुद्र अपने अंदर हीट ऑब्जॉर्व कर रहा होता है, रात टाइम वैसे बाहर का मौसम ठंडा हो जाता है और हीट निकाल रहा होता है। तो बैलेंस टेम्परेचर, ये नहीं कि एकदम बहुत शदीद गर्मी हो गई, एकदम बहुत शदीद सर्दी हो गई, ऐसा नहीं फिर वहाँ होता। दिस इज वाई कोस्टल, जो आपके पास साहली इलाके होते हैं जहाँ पानी कम होता है, एरियाज हैव मिल्डर क्लाइमेट कंपेयर टू इनलैंड रीजन्स। तो कहते हैं इसी वजह से साहली जो इलाके होते हैं ना, वो आपके पास जो है कदरे उनका जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल होता है बाकी अंदरूनी इलाकों के मुकाबले में। कहते हैं सिंस वाटर हैज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पानी की जो हीट कैपेसिटी इतनी है, इसके मुकाबले में मिट्टी की हीट कैपेसिटी जो 810 जूल पर केजी पर केल्विन है। इस वजह से जो है आपकी मिट्टी जो है सोल जो है वो जल्दी हीट अप हो जाती है, मतलब 5 गुना ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है पानी के मुकाबले में, सेम अगर आपने हीट दी हो। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पीछे बता दी हुई हैं। कहते हैं एज अ रिजल्ट इसके नतीजे में लैंड टेम्परेचर राइज, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 810 है, बहुत कम है। तो जो ही इसको हीट थोड़ी सी मिलती है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसीलिए इसका कह रहा है कि लैंड का जो ज़मीन का टेम्परेचर जो बड़ी जल्दी बढ़ जाता है और फिर उस उतनी ही तेज़ी के साथ जो है गिरता है। और ये कहते हैं देन सी टेम्परेचर, और समुंदर के मुकाबले में ज़मीन का ये मुवाजना कार्ड है। कहता है मेकिंग सीजनल टेम्परेचर चेंजेस। कहता है कि जो टेम्परेचर में तब्दीली है मौसम के लिहाज से लेस एक्सट्रीम इन कोस्टल एरियाज। साहली इलाकों में जो टेम्परेचर की मौसम के लिहाज से तब्दीली है ना, वो एक बहुत शदीद नहीं होती है, मतलब कि लेस एक्सट्रीम, कम मतलब शदीद होती है। ये नहीं कि बहुत जल्दी मौसम जो है वो सर्द हो गया या गर्म हो गया, इस तरह का काम नहीं होता है। कहते हैं वाटर्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आल्सो मेक्स इट्स यूजफुल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग हीट। कहता है अब पानी को ना अगर आपने हीट को जो है अपने अंदर अब्जॉर्ब करना है और किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए भी ये अहम किरदार करता है। इसमें कहता है ऑटोमोबाइल इंजन्स, आपके पास इंजन्स होते हैं। अब देखिए इंजन्स में आपके पास कुछ इस तरह की उसकी शेप होती है, यहाँ सिलेंडर्स लगे होते हैं और सिलेंडर्स आपको पता है कि इसमें आप फ्यूल फिल करवाते हो। फ्यूल में क्या होता है, बर्न होता है। मैंने बाइक की आपको एग्जांपल दी है कि बाइक जो होती है अगर आप उसको चलाएं तो आप उसके सिलेंसर पे हाथ रखें, थोड़ी देर चलाने के बाद वो बहुत गर्म होता है। उसमें यही रीज़न होती है कि फ्यूल आपका बर्न होता है। फ्यूल जब जलता है तो जलने से जो है वह हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो हीट एनर्जी जो इसके अंदर पिस्टन्स लगे होते हैं, वो हीट एनर्जी जो है वो यूज़ होती है उन पिस्टन्स को मूव करवाने के लिए, फिर आपका जो इंजन जो है या आपकी गाड़ी जो है चलती है। अब देखिए यहाँ फ्यूल इन सिलेंडर्स के अंदर बर्न होता है, आपने ना इसके अंदर पानी डाला होता है इसके अंदर, ठीक है, पानी आपने यहाँ फिल किया होता है। जब ये सिलेंडर्स जो हैं, जब मतलब फ्यूल जलता है तो ज़ाहिर इन सिलेंडर्स ने गर्म होना है। जब ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तो फिर पानी जो है इस हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता रहता है ताकि ये सिलेंडर्स का टेम्परेचर नॉर्मल रखे, तो इस हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ ना एक थर्मोस्टेट लगाया होता है, इसका ढक्कन कभी ओपन होता है कभी क्लोज होता है, वो डिपेंड करता है कि पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये ढक्कन जो है खुल जाता है, ठीक है। तो फिर पानी कुछ बखारात पानी के या यहाँ से पानी गर्म जो है वो यहाँ से मूव करके तो यहाँ आ जाता है, ठीक है। इस
रेडिएटर्स में आ जाता है। इस रेडिएटर के सामने ना आपने फैन लगाया होता है, ठीक है। जब पानी बहुत ज्यादा गर्म यहाँ आएगा तो ये रेडिएटर जो है घूमना शुरू कर देता है। अब ये घूमेगा कैसे? ये बाहर से अपने अंदर एयर को खींचता है, ठीक है। ये जब चलता है तो बाहर से एयर को अपने अंदर खींचता है, खींच के तो इस गर्म हवा को जब ये मतलब इस गर्म पानी को जब हवा मिलेगी तो ये पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब टेम्परेचर गिरेगा मतलब टेम्परेचर कम होगा, फिर पानी अगेंस्ट यहाँ आएगा, फिर यहाँ से हीट ऑब्जॉर्व करेगा, ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। तो मैं फिर भी आपको थोड़ी सी रीडिंग करवा देती हूँ ताकि जहाँ से आपको समझ आए आप इजीली इसको काट सकें। यहाँ से हम लोग करने लगे थे, कहते हैं दी कूलिंग सिस्टम यूज वाटर टू ऑब्जॉर्व एंड कैरी अवे द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इंजन ऑपरेशन। कहते हैं जब इंजन का ऑपरेशन होता है इसमें पानी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हीट को जो है अपने अंदर ऑब्जॉर्व करे और फिर इसको जो है इस सारे सिस्टम में मूव करवाए। कहते हैं दी पंप सर्कुलेट्स वाटर थ्रू जैकेट्स। अब ये जो जहाँ सिलेंडर है इनके दरमियान जो जगह है इसको जैकेट्स बोलेंगे। तो यहाँ एक पंप लगा होता है, वहां से पानी आता है, इन जैकेट्स में से घूमता है, ठीक है। इस इंजन के ये जो सिलेंडर्स है ना इनके गिर्द पानी घूमता है, फिर इट ऑब्जॉर्ब्स हीट। फिर यहाँ जब पानी इधर आएगा तो यहाँ से इन सिलेंडर से हीट को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करेगा। दिस हीटेड वाटर जब हीट को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेगा तो पानी गर्म हो जाएगा। तो कहता है ये जो हीटेड वाटर है देन फ्लोज थ्रू दी थर्मोस्टेट। फिर यहाँ पे थर्मोस्टेट लगाया, हीट अप होके पानी यहाँ से मोशन करेगा और इस रेडिएटर में आ जाएगा, विच रेगुलेट्स इट्स मूवमेंट बेस्ड ऑन टेम्परेचर। कहता है लेकिन ये जो पानी यहाँ से जाएगा ना ये इसी हिसाब से गुजरेगा कि ये थर्मोस्टेट जो है पानी को तब गुजारेगा जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब टेम्परेचर की बेस पे इसकी मूवमेंट इस पानी की होगी। इफ द वाटर इज टू हॉट, अगर पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो कहता है थर्मोस्टेट ओपन, फिर ये थर्मोस्टेट खुल जाएगा, अलाउइंग इट टू एंटर द रेडिएटर। फिर पानी को अलाउ करेगा कि इस रेडिएटर में से गुजर जाए। इन द रेडिएटर के अंदर कहता है अ फैन ड्रॉज इन आउटसाइड एयर। एक फैन हमने लगाया होता है रेडिएटर के सामने जो कि जिसने क्या करना था, एयर को अपनी तरफ ड्रा करना होता है या खींचना होता है। विच कूल्स द वाटर पासिंग थ्रू इट, जो यहाँ पानी होता है इसको ठंडा कर देता है। द कूल्ड वाटर देन रिटर्न्स टू द इंजन टू ऑब्जॉर्व। जब पानी ठंडा हो जाएगा तो कहता है इस इंजन में दोबारा आएगा, फिर यहाँ से मोर हीट को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करेगा और ये साइकिल जो रिपीट होता रहता है। इस तरीके से आप ज्यादा हीट जो है मतलब कि ये सिलेंडर ज्यादा हीट अप होने से बच जाते हैं। कहता है अ प्रेशर रिलीज कैप इंश्योर्स दैट द सिस्टम रिमेन सेफ बाय रिलीजिंग एक्सेस प्रेशर। कहते हैं एक प्रेशर रिलीज कैप भी लगाई जाती है ताकि अगर ज्यादा प्रेशर हो जाए तो वो कैप आपकी ओपन हो जाए। दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स वाटर टू कैरी अवे इंजन हीट एफिशिएंटली। अब इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या है कि ये इंजन में आपके पास जब ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये इस हीट को जो है कम कर देता है। इस सारे सिस्टम का ये मकसद होता है। इसमें फायदा क्या है कि आप बच जाएंगे, प्रिवेंटिंग बचना ओवर हीटिंग ज्यादा हीट से, एंड इंश्योरिंग स्मूथ इंजन परफॉर्मेंस। अगर आप ज्यादा हीट इसमें नहीं होगे तो इंजन आपका प्रॉपर तरीके से काम कर सकेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे 10. चेंज इन स्टेट। बच्चों देखें हम लोगों ने सीखा है कि आपके पास सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड जो है आपके पास उसको आप सॉलिड में भी चेंज कर सकते हो, उसको आप वेपर्स भी बना सकते हो, मतलब गैस भी बना सकते हो। एग्जांपल सिंपल सी है, आपके पास लिक्विड है वाटर है, आप उसको फ्रीज करते हो तो वो आपके पास आइस बन जाती है। उसी आइस को फिर आप रूम टेम्परेचर पे रखते हो दोबारा से लिक्विड बन जाती है। उसी लिक्विड को आप हीट के ऊपर रखते हो तो उसके वेपर्स यानी कि वो गैस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो आपके पास स्टेट्स जो है वो चेंज होती हैं। कहते हैं by absorbing or losing heat the kinetic energy of the atoms or molecules of a substances changes that can lead to change in the state of a matter। कहता है कि अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट देते हो, ठीक है, या उसमें से निकालते हो तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग आती है। अब देखिए अगर मैं किसी पार्टिकल को हीट दे रही हूँ तो उसकी हीट एनर्जी में इजाफा होगा। जब हीट एनर्जी मतलब कि एनर्जी में इजाफा होगा वो ज्यादा तेजी के साथ मोशन करेगा, ठीक है, तो मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हीट देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। हीट आप निकालोगे तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता हीट एनर्जी निकलेगी, जब तो एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम होगी उसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कम हो जाएगी। तो कहते हैं हीट जब देते हो या जो है निकालते हो तो काइनेटिक एनर्जी जो है उस सब्सटेंस की चेंज होती है। उस काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने की वजह से मैटर जो है आपका एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है। कहते हैं चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर अकर्स व्हेन मैटर लूजेस एब्जॉर्ब्स एनर्जी। फिर कहता है ये जो आपकी एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिली है सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में, तो वो असल में या तो वो पार्टिकल जो है एनर्जी ले रहा है या निकाल रहा है, उस वजह से इसमें चेंजिंग्स आती हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने लगे चेंज इन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। उसमें कहते हैं व्हेन अ सब्सटेंस अब्सॉर्ब्स एनर्जी। अब थोड़ी सी डिटेल इसको देखेंगे कि जब एक सब्सटेंस एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, ये मेरे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, सॉलिड है कोई, इसको हम लोग हीट दे रहे हैं। जब हीट देंगे तो इसके पार्टिकल्स जो आपको ये नजर आ रहे हैं, इन पार्टिकल्स अगर ये बहुत क्लोज भी हैं एक दूसरे के तो इनकी वाइब्रेशन जो है वो तेज हो जाएगी।
अब आप इसको हीट देते जाएँगे तो ये जो हीट एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करेंगे, उससे ये अपने बॉन्ड्स जो इनके दरमियान है, जिस वज़ह से ये एक-दूसरे के क्लोज़ है, उन बॉन्ड्स को तोड़ेंगे और आपके पास इस तरह की जो है सॉलिड से लिक्विड या गैस में चेंज हो जाएँगे, ठीक है? तो कह रहे हैं व्हेन अ सब्सटेंस अब्सॉर्ब्स एनर्जी द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मूव मोर रैपिडली। जब आप किसी सब्सटेंस को एनर्जी देते हो, उससे उसकी एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो इधर-उधर घूम सकता है, मोशन कर सकते हैं एंड हेंस नीड मोर स्पेस। अब मोशन करने के लिए उसको ज़्यादा जगह चाहिए होगी एंड सेपरेशन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जैसे ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके दरमियान देखिए सेपरेशन जो है वो ज़्यादा हो गई है, दरमियान में स्पेस ज़्यादा बन गई है। इट में लीड टू टर्न अ सॉलिड टू लिक्विड। ये हो सकता है कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया हो। अगर तो आप कहते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ है तो फिर कहते हैं कॉल्ड मेल्टिंग, फिर आप इसको कहोगे मेल्टिंग एंड लिक्विड टू गैस। लेकिन अगर लिक्विड से गैस में हुआ है तो फिर इसको कहेंगे बॉइलिंग। तो पहले आपने सीखा अगर सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो उसको कहते हैं मेल्ट हुई है चीज। बर्फ जो है मेल्ट होती है तो वाटर बनता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड गया तो मेल्टिंग हुई है। अब पानी से जब बुखारात बनेंगे, मतलब कि आपके पास जब मतलब लिक्विड से गैस में जाएँगे तो फिर बॉइलिंग होती है। जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है फिर उसके वेपर्स बनते हैं। तो लिक्विड से गैस में जाएँगे तो उसको बॉइलिंग बोलेंगे। कहते हैं बाय लूजिंग एनर्जी, जब एनर्जी लूज़ हो रही होती है द एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जब एनर्जी लूज़ होगी उनके पास मतलब एनर्जी कम होती जाएगी, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है उनकी मोशन स्लो होती जाएगी। तो कहते हैं द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विल स्लो डाउन एंड हेंस देयर इज़ लेस स्पेस। अब जब स्लो डाउन होंगे, यही एग्जांपल लें, इनके पास एनर्जी ज़्यादा थी, अब आहिस्ता-आहिस्ता आप निकाल लो तो एक-दूसरे के करीब आते जाएँगे, ठीक है? इनके दरमियान स्पेस सेपरेशन जो है वो कम हो जाएगी। इट मे लीड टू टर्न अ गैस टू लिक्विड। इससे ये हो सकता है कि लेट्स सपोज अगर ये लिक्विड है, ये गैस है, तो गैस से कहता है कि ये एग्जांपल दे रहा है कि गैस अगर है तो गैस ये लिक्विड बन जाएगी, ठीक है? अगर तो गैस से लिक्विड बनेगा तो फिर उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। अब गैस से लिक्विड की इसलिए एग्जांपल दे रहा है क्योंकि उसने सॉलिड से लिक्विड के लिए उसने उसको मेल्टिंग का कह दिया, लिक्विड से गैस को बॉइलिंग का। अब गैस से फिर दोबारा हमने किसको बनाना है, लिक्विड को, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और लिक्विड से अगर सॉलिड बन जाता तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है कि कहाँ किस स्टेट से किस स्टेट में जाएंगे, उसका क्या नाम आपके पास होगा। कहते हैं कीप इन माइंड, ज़हन में रखें दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट। अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है सॉलिड में, उससे कम होती है लिक्विड में, उससे कम होती है गैस में। तो यही चीज कह रहा है कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होती हैं। क्यों ज्यादा होती हैं? ड्यू टू लीस्ट सेपरेशन, क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ना होने के बराबर होता है, स्पेस बहुत कम होती है। एंड वीकेस्ट इन दी गैसेस, और ये तो मैंने अभी आपको बताया सॉलिड में सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैस में। तो सबसे कम कहता है गैस में होती है। एज दी मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। अब गैसेस में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्यों कम होती हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, फार अपार्ट होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है? किसके मुकाबले में? लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में गैस के पार्टिकल्स जो ज्यादा दूर होते हैं, इस वजह से इनकी सबसे ज्यादा कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, एक दूसरे को कशिश करने की फोर्स बहुत कम होती है। उसके बाद कहते हैं दिस इज द रीजन दैट गैस एग्जिबिट द ग्रेटेस्ट रिलेटिव थर्मल एक्सपेंशन व्हाइल सॉलिड्स हैव द लीस्ट एक्सपेंशन। अब आपसे पूछा जाए कि लिक्विड गैस और सॉलिड में सबसे ज्यादा जो है एक्सपेंशन किस में होती है, तो आपने ये रीजन बतानी है कि हमारे पास जो गैस होती है उसमें सबसे ज्यादा जो है थर्मल एक्सपेंशन होती है। किस किस के मुकाबले में? सॉलिड एंड लिक्विड का वर्ड भी यूज कर लीजिएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 10.4 अवेपोरेशन। बच्चों अवेपोरेशन में आप क्या करते हो, एक लिक्विड को आपने चेंज करना होता है गैस में, बट कंडीशन ये होती है कि बगैर हीट दिए, ठीक है? ये नेचुरली आपके पास प्रोसेस होता है। अवेपोरेशन एक कुदरती अमल है। इसमें सिंपल सी एग्जांपल इसने यहाँ दी हुई है, मैं पहले आपको उससे समझाऊंगी तो ज्यादा समझ आएगी। कहता है जब आप फर्श वॉश करते हैं, घरों के फर्श आप जब धोते हैं, उसमें पानी होता है, तो वो पानी थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। तो वो पानी कहाँ गया? आपने उसको हीट वगैरह नहीं दी, तो वो अवेपोरेशन का जो है वो वहाँ फिनोमेना हुआ है। तो कहते हैं एवेपोरेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये कुदरती अमल है बाय विच, जिसके जरिए एक लिक्विड जो है चेंज होता है गैस में, मतलब स्टेट में चेंजिंग आई है, लिक्विड से गैस बन गई है एज एट इट्स सरफेस विदाउट बॉइलिंग, बगैर बॉयल किए अपनी सरफेस पे वो लिक्विड मतलब पानी से गैस में या वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो ये अवेपोरेशन होता है। तो अवेपोरेशन के लिए माइंड बस आपका यही क्लियर होना चाहिए कि कुदरती अमल है, इसमें आपको हीट आपने नहीं देनी होती, क्योंकि इससे रिलेटेड उसने एक क्वेश्चन आपसे पूछा और वो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अब देखिए अवेपोरेशन के लिए तो आपने खुद ही कह दिया कि रूम में मतलब फर्श के ऊपर पानी था वो अवेपोरेट हो गया, तो टेम्परेचर देना जरूरी नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ ये है कि अगर आप टेम्परेचर हीट दोगे तो उतना ज्यादा अवेपोरेशन का
प्रोसेस जो है वो तेज हो जाता है। तो कहते हैं इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर बट इज फास्टर एट हाई टेम्परेचर। कहते हैं ये हर टेम्परेचर पे, चाहे रूम टेम्परेचर पे या थोड़ा और से बढ़ा लो, हर टेम्परेचर पे एवेपोरेशन का काम होता है। लेकिन जहाँ आपने हाई टेम्परेचर खुद ज्यादा हीट दे दी है, वहाँ ये एवेपोरेशन का काम जो है ज्यादा तेज हो जाता है। या जहाँ मतलब ज्यादा हीट वाले इलाके हैं, ठीक है, हीट तो हम इसमें देनी नहीं, जहाँ ज्यादा हीट टेम्परेचर हाई है वहाँ एवेपोरेशन का काम जो है वो ज्यादा हो सकता है। कहते हैं दिस चेंजेस अकर्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जिस सरफेस के ऊपर, जिस फर्श के ऊपर पानी है, वहां ये आपके पास फिनोमेना होता है। लिक्विड, यही चीजें लिखी है कि दिस चेंज अकर, ये चेंज कहाँ होगा, एट द सरफेस, उस जगह पे ऑफ द लिक्विड जहाँ पानी या कोई लिक्विड पड़ा हुआ है। वेयर सम ऑफ द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू एस्केप इनटू द एयर एज वेपर्स। असल में क्या था, कुछ पार्टिकल्स के पास काफी एनर्जी होती है, जिस एनर्जी को वो यूज करके तो वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं। कहते हैं evaporation does not require the entire liquid to be heated। कहते हैं evaporation के लिए वो जो entire liquid है, जैसे वाटर ही है, उसको जरूरी नहीं कि हीट अप वो हो। इट कैन अकर एट रूम टेम्परेचर, ये जो रूम टेम्परेचर उस पर भी हो सकती है। फॉर इंस्टेंस कहता है कुछ लम्हे के लिए आप सोचें कि व्हेन वाटर इज स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, जब फर्श के ऊपर पानी गिरता है, इट ग्रेजुअली डिसअपीयर्स, ऐसा ऐसा वो जो है वहां से खत्म होना शुरू हो जाता है, एज इट टर्न्स इनटू द वाटर वेपर्स, क्योंकि ये बुखारात बन जाता है। दिस प्रोसेस प्लेज अ की रोल इन एवरीडे लाइफ, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है। और एंड इन नेचर, और नेचर में किस तरीके से, अगर आप नोट करें कि आपके पास बारिश कैसे होती है, जहाँ जगह जिस जिस जगह पे पानी होता है वहाँ सूरज की जो है, सूरज से हीट एनर्जी आती है, वाटर उसी हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, उससे वेपर्स बनते हैं, वो बादलों पे जाते हैं, जब ठंडे इलाकों की तरफ जाते हैं वहां से बारिश आपके पास होती है। तो इसका मतलब है कि ये एक वाटर का जो इस तरह से वेपर्स बनना है, ये नेचुरली भी हमें बहुत फायदा देता है। इट हैज इन ड्राइंग वेट क्लास, आपने गीले कपड़े जो हैं वो उसको सुखाना हो, इसमें भी एवेपोरेशन वाला प्रोसेस हो रहा होता है। एंड कूलिंग आवर बॉडीज थ्रू स्वेटिंग, और जब हमें पसीना आता है, तो जब पसीना आता है तो वो पसीना क्या करता है, वो असल में हमारी बॉडी के का टेम्परेचर जब हीट अप हुआ होता है, जब ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो वो पसीना क्या करता है, उस हीट को भी साथ ले जाता है, और हमें उस जहाँ पसीना निकला होता है वहाँ थोड़ी ठंडक महसूस होती है। अब आपसे पूछा जाए कि एवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो आपने यहाँ लिखना है फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन एवेपोरेशन आर, ठीक है। ये लिखने की बजाय आप लिखेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन एवेपोरेशन आर। इसमें सबसे पहले आएगा टेम्परेचर, सेकंड है सरफेस एरिया, एयर मूवमेंट, ह्यूमिडिटी, नेचर ऑफ द लिक्विड और प्रेशर। 6 पॉइंट्स हैं आपके पास। पहला पॉइंट रीड आउट करते हैं, कहते हैं टेम्परेचर। अब देखिए हमने पढ़ा है कि जहाँ आपके पास टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। टेम्परेचर का मतलब है कोई बॉडी कितनी हीट अप है, हाई टेम्परेचर मतलब उस बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है, तो हीट की वजह से वो पानी के मॉलिक्यूल्स या उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो हीट एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करके वहां से एस्केप कर जाएंगे। कहते हैं हायर द टेम्परेचर द फास्टर एवेपोरेशन अकर्स व्हेन हीट इज एडेड, जब हीट किसी चीज को दी जाती है, द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड मूव मोर एनर्जेटिकली, तो जब हीट किसी चीज को मिलती है तो वो उसके मॉलिक्यूल्स उतनी एनर्जी, इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ वहां से निकल जाती है, इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ देम एस्केपिंग इनटू द एयर एज वेपर्स। ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो हवा में जो है वेपर्स की सूरत में चले जाते हैं। सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। अब आपके पास अगर मैं लेट्स सपोज एक एग्जांपल दूं कि आपके पास कोई एक इतनी सी ट्रे है, ठीक है, और एक इस पूरे पेज जितनी ट्रे है, दोनों में आपने वाटर फिल किया, इसका एरिया कम है, यहाँ से पानी के वेपर्स बनेंगे अगर सेम टेम्परेचर पे रख देते हो, ठीक है, सनलाइट के नीचे रख देते हो, यहाँ से कम वेपर्स बनेंगे और ज्यादा बड़ी ट्रे में से ज्यादा वेपर्स बनेंगे। तो यही एग्जांपल, इसने बस ये करना है कि इसने एग्जांपल में एक खुली ट्रे की एग्जांपल ले लिया और एक बड़ी सी नाली की एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो कहते हैं लार्जर सरफेस एरिया अलाउज मोर लिक्विड टू बी एक्सपोज, में ये चीज समझाइए कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा वाटर के वेपर्स बनेंगे। कहते हैं विच स्पीड्स अप एवेपोरेशन, जिससे एवेपोरेशन का प्रोसेस तेज होगा। फॉर एग्जांपल वाटर इन अ वाइड, अगर आपके पास पानी एक चौड़ी, शैलो और एक गहरी डिश के अंदर हो, कहता है विल एवेपोरेट क्विकली, यहाँ से एवेपोरेशन का काम मतलब यहाँ से वेपर ज्यादा जल्दी बनेंगे किसके मुकाबले में, देन द सेम अमाउंट इन अ टाल, अगर आप एक लंबे लेकिन एक बड़ी से कंटेनर में पानी डालते हो उसके मुकाबले में एक अगर आप चौड़ी और गहरी ट्रे में पानी डालते हो तो वहाँ एवेपोरेशन का काम तेज होगा, मतलब कि जहाँ सरफेस एरिया ज्यादा वहाँ एवेपोरेशन का प्रोसेस भी फास्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एयर मूवमेंट। अब देखिए एयर मूवमेंट
जो है ये भी आपके पास एवेपोरेशन के प्रोसेस पे असर डालती है। किस तरह से कहते हैं, विंड और एयर मूवमेंट हेल्प्स टू कैरी अवे द वेपर्स। आपके पास वाटर के वेपर्स बने, अगर हवा विंड वहां से गुजरेगी, हवा गुजरेगी तो उस वेपर्स को भी वो दूर ले जाएगी। तो यही चीज लिख रहा है कि जो विंड है या चलती हुई हवा जो है वो क्या करती है कि वेपर्स मॉलिक्यूल को अपने साथ ले जाती है उस सरफेस, उस लिक्विड की सरफेस से, ठीक है, उस सरफेस से दूर ले जाती है। यहाँ अगर यहाँ वाटर पड़ा हुआ, यहाँ से वेपर्स बन के यहाँ आए, चलती हुई हवा आएगी तो उन वेपर्स को साथ ले जाएगी। दिस प्रिवेंट्स सैचुरेशन ऑफ द एयर अबव द लिक्विड। इससे फायदा क्या होगा कि जहाँ आपके पास लिक्विड पड़ा हुआ है वहां ज्यादा देर तक वेपर्स जो है वो सैचुरेट या ठहर नहीं सकेंगे, ठीक है। एंड अलाउज मोर मालिक्यूल्स टू अवेपोरेट। जब अगर यहाँ ठहरे रहते तो फिर नीचे वाले मालिक्यूल्स को अवेपोरेट होने के लिए यहाँ स्पेस नहीं थी मिलनी। चलती हुई हवा की फायदा है कि यहाँ जो वेपर्स बने उन हवा आए वो उनको साथ ले गई, पीछे जो वाटर उसके फिर वेपर्स बनेंगे, हवा जो है इसमें एक रोल अदा कर रही है। उसके बाद है ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एरिया। कभी कभी हम लोग कहते हैं बहुत खुश्क माहौल हो गया वह, बड़ी लोग कहते हैं हमारे हमारे बॉडी जो है बड़ी खुश्क हो गई है, और कभी जो है नमी वाला मौसम होता है। तो कहते हैं कि जो सराउंडिंग में हमारे इर्द गिर्द जो नमी होती है वो भी एवेपोरेशन पे असर डालती है। किस तरह से कहता है, इफ द एयर इज ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर। अगर हवा में पहले से ही नमी है तो नमी ने नमी को थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो फिर आपके पास जो है क्या होता है, एवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास हवा खुश्क होगी तो फिर क्या होगी, वो नमी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगी, उससे जो है एवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होता है। कहते हैं इफ द एयर इज ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर। अगर हवा में पहले से नमी है, पानी है, तो हाई ह्यूमिडिटी है, मतलब कि बहुत ज्यादा नमी है, तो एवेपोरेशन स्लोज डाउन। अगर हवा में पहले से नमी है तो वो पानी जो है आपके पास फर्श वगैरह पे पड़ा है उसको वो इतनी जल्दी जो है अपने तरफ अब्सॉर्ब नहीं करेगा, मतलब एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। कहते हैं बट इन ड्रायर, लेकिन जब खुश्क हवा होगी तो प्रोसेस अकर्स मोर रैपिडली बिकॉज एयर कैन अब्सॉर्ब मोर वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन जब खुश्क हवा होगी तो फिर पानी जो है ज्यादा पानी के वेपर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगी हवा जो है, ठीक है। कहते हैं नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड की नेचर पे भी डिपेंड करता है। ये तो हमने पढ़ा है कि जैसे वाटर और अल्कोहल की नेचर डिफरेंट है, तो इस एवेपोरेशन का प्रोसेस भी इनमें डिफरेंट होता है। कहते हैं डिफरेंट लिक्विड्स एवेपोरेट एट डिफरेंट रेट्स बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बेस पे जो है लिक्विड जो है एवेपोरेट होते हैं। फॉर इंस्टेंस अल्कोहल एवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर। अल्कोहल को अगर आप रखेंगे कहीं तो वो बड़ी जल्दी एवेपोरेट हो जाता है, उसके बुखारात बन जाते हैं, लेकिन वाटर की इतनी जल्दी नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट आपका प्रेशर। अब देखिए प्रेशर में आप ये चीज सोचें कि अगर मेरे पास ये इतना सा एरिया है, इसके अंदर वाटर है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में हवा तेज चल रही है। जब तेज हवा चलेगी तो इस वाटर के ऊपर वाली सरफेस पे जो है तेज हवा होगी, मतलब हवा का प्रेशर होगा, तो वाटर वेपर्स का यहाँ से ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है। तो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। कहता है लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर कम हवा चल रही है या कम मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, कैन इनहेंस एवेपोरेशन, उससे एवेपोरेशन फिर तेज होती है। सिंस देयर इज लेस फॉर पुशिंग डाउन ऑन द लिक्विड सरफेस। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कम प्रेशर है तो जो वेपर बना है उसको कम प्रेशर लगेगा नीचे जाने के लिए, वो आसानी से जो है ऊपर मोशन कर सकता है, मेकिंग इट इजियर फॉर मॉलिक्यूल्स टू एस्केप। इससे मॉलिक्यूल्स जो आसानी से उस सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद आपके पास कूलिंग कास्ड बाय एवेपोरेशन, यहाँ से उसने एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ था। कहते हैं कि जब एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो फिर वो कूलिंग में ठंडक आपको महसूस होती है। उसकी रीजन क्या है, मैं पहले यहाँ डायग्राम से थोड़ा सा समझा लूँ। आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर वाटर डाला, आप देखिए सबसे नीचे जो वाटर है उसके मतलब वाटर के मालिक उसके पास एनर्जी कम है, इसलिए ये सबसे मतलब बेस लेवल पे है, ठीक है, मतलब कि ये एनर्जी लोअर है। फिर ये वाला आपके पास रीजन है, इतना जो रीजन यहाँ मालिक्यूल्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी, इससे ऊपर वाले में और ज्यादा एनर्जी है जो वेपर्स बन रहे हैं। तो जिन मालिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है ना, मतलब हीट एनर्जी जिनके पास ज्यादा होगी, वो आराम से वेपर्स की सूरत में बाहर निकल जाएंगे। जब ज्यादा हीट वाला मालिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे तो पीछे जो आपके पास वाटर रहेगा उसका अब टेम्परेचर थोड़ा कम होगा पहले के मुकाबले में, क्योंकि जिनका टेम्परेचर ज्यादा था वो तो वेपर्स बन के बुखारात बन के बाहर निकल गए हैं। तो यही चीज आपके पास है कि पहले के मुकाबले में फिर ये चीज आपको थोड़ी ठंडी महसूस होगी। तो कहते हैं ड्यूरिंग एवेपोरेशन द मॉलिक्यूल्स दैट एवेपोरेट टेक अवे हीट फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड। कहते हैं जब एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है ना, तो जो मॉलिक्यूल्स बुखारात बन के निकल जाते हैं वो असल में जो ज्यादा हीट है उसको अपने साथ ले जाते हैं। दिस प्रोसेस कूल्स द लिक्विड, जो फिर पीछे लिक्विड बच जाता है वो आपको थोड़ा ठंडा महसूस होता है पहले के मुकाबले में, बिकॉज द हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव। क्यों? उसकी रीजन क्या है कि जिनकी हाई एनर्जी थी, जिनका टेम्परेचर ज्यादा, वो तो वहां से निकल गए हैं। पीछे आपके पास क्या छोड़ गया, लिविंग बिहाइंड कूलर मॉलिक्यूल्स, ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका टेम्परेचर उनके मुकाबले में कम था, वो पीछे रह गए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी चीज आपकी वही लिखी हुई है, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये करवा दी हुई है।
नेक्स्ट आपको एग्जांपल दे रहा है, कहता है व्हेन वी स्वीट, जब हमें पसीना आता है, दिस स्वीट ऑन आवर स्किन एवेपोरेट्स, तो पसीना जब वो बुखारात में चेंज होता है, टेकिंग हीट अवे फ्रॉम आवर बॉडी, तो हमारी जिस्म से जो है वो हीट को अपने साथ ले जाता है और हमें जो है बाद में ठंडक महसूस होती है। इसी तरह कहता है वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट डेज, जब आपके पास गर्मियों के दिन होते हैं तो जो गीले कपड़े हैं वो बड़ी जल्दी से जो है वो क्या हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, ये सूख जाते हैं। तो कहते हैं कि वाटर एवेपोरेट्स क्विकली कूलिंग द क्लॉथ्स एज इट एवेपोरेट्स, जब गर्मियों का मौसम होता है तो आपके कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो है एवेपोरेशन का प्रोसेस तेज हो जाता है। क्यों एवेपोरेशन का तेज प्रोसेस होता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, हीट एनर्जी जो है कपड़ा जो है आपका या वाटर के मालिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा लेंगे और जल्दी एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, पीछे जो है ज़्यादा हीट वाले मालिक्यूल्स वैसे एवेपोरेट होंगे, पीछे आपको ठंडी चीज़ मिलेगी। ठीक है, कहता है दिस कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू एवेपोरेशन इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ एंड इन नेचर, हेल्पिंग टू रेगुलेट टेम्परेचर एंड कीपिंग थिंग स्कूल्स। कहता है ये जो हमारे पास कूलिंग इफेक्ट जो आप पीछे पढ़ के आएंगे बहुत अहम है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, क्योंकि इससे हम लोग जो है एक तो टेम्परेचर को बरकरार रखने में, जैसे इंसानी बॉडी का टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए आप अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो पसीना जो है वो हीट को जो है बैलेंस कर देता है, टेम्परेचर को बैलेंस कर देता है, और कुछ चीज़ों का हमने कूल भी करना होता है, उसमें भी ये कूलिंग प्रोसेस अहम किरदार अदा करता है। अब इसमें एक आपको एग्जाम्पल दे रहा है कि रेफ्रिजरेशन विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS, आपके पास एक ना गैस होती थी स्पेशल किस्म की, पहले जब फ्रिजेस बनती थी उसमें ये यूज़ करते होते थे, लेकिन वो इर्द गिर्द की हवा को बहुत ख़राब कर रही थी। ठीक है, और बाहर की ओजोन जो है उसको बहुत नुकसान पहुंचा रही थी। अब तो एडवांस आ गया, अब इसमें CFCS गैस जो है वो नहीं यूज़ की जाती है। अब हम देख रहे हैं कि कूलिंग इफेक्ट जो है हमारे फ्रिज के जो रेफ्रिजरेटर्स है उसमें किस तरह से अहम किरदार अदा करती है। मतलब सबसे पहले आपके पास ना इस तरह फ्रिज के पीछे एक ना सिस्टम होता है। सबसे पहले यहाँ होता है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट के अंदर यहाँ तो लिक्विड होती है, ये गैस होती है। ठीक है, इस लिक्विड या गैस ने क्या करना होता है, फ्रिज के अंदर जो ही आप गर्म चीज रखते हो, देखिए पहले इस चीज को समझे, फ्रिज जो है आपके पास ठंडी चीज है, मतलब उसका टेम्परेचर बहुत कम है। और अगर आप कोई चीज़ उठा के बाहर से उठा के फ्रिज के अंदर रखते हो, तो बाहर जो रूम टेम्परेचर पड़ी होगी उसका टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा ना उसके मुकाबले में, फ्रिज के टेम्परेचर के मुकाबले। फ्रिज के टेम्परेचर तो माइनस में होता है, इसका जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो जब भी आप कोई चीज़ है फ्रिज के अंदर रखते हो, तो इस रेफ्रिजरेंट के अंदर एक ऐसा आपने लिक्विड डाला होता है जो जल्दी से इस हीट को जो है अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब ये इस मटीरियल की खासियत ये है कि जब ये हीट को अब्जॉर्ब करता है, मतलब इस लिक्विड की ये खासियत है कि ये हीट को अब्जॉर्ब करते सारी जो है वो आपने खास किस्म का इसमें लिक्विड डाला होता है, ये वेपर्स में तब्दील हो जाता है। जब इसके वेपर्स बनते हैं तो वो यहाँ से मोशन करते हैं। ठीक है, यहाँ ये आपको बता रहा है कि यहाँ जो चीज़ पड़ी उसकी हीट इसे अब्जॉर्ब की, जब ये हीट अब्जॉर्ब कर लेगी तो यहाँ आपके पास कूल हो जाएगा ये वाला आपका एरिया, इसके बारे में लिखा है। अच्छा, जब यहाँ से वेपर्स बने तो आपके पास यहाँ है। अब देखिए ये वेपर्स जो हैं ये आपने हीट देगी नहीं प्रोड्यूस करवाई, बल्कि यहाँ जो आपने खाना वगैरह रखा था वहां से हीट आई है, तो वो बहुत कम उसका टेम्परेचर होता है, बहुत कम प्रेशर होता है। ये हीट आती जाएगी, एक टाइम आएगा कि जब इस यहाँ आपने कंप्रेसर लगाया, तो इस कंप्रेसर से जब गुजरेगी तो आप इसको कंप्रेस कर दो। अच्छा, कंप्रेस करने का ये फायदा होगा कि ये जो आपके पास वेपर्स बने थे ये दोबारा से जो है क्या बन जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, लिक्विड में चेंज होंगे, फिर उसको आपने कंडेंसर से गुजारना है। असल में ना कंडेंसर आपको फ्रिज के पीछे आप देखिए ना, तो इस तरह की आपके पास रॉड्स होती हैं और इस तरह की जाली सी लगी होती है, इसके पास एक फैन सा असल में लगा होता है। जब यहाँ से लिक्विड जो है जिसने हीट, जब आप इसको कंप्रेस करते हो, कंप्रेस करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब इसमें से आपके पास वेपर्स गुजरेंगे, जब आप कंप्रेस करोगे तो मालिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाएंगे। जब करीब आएंगे तो ज्यादा तेजी से उनका टकराव होगा, टकराव होने की वजह से ज्यादा हीट एनर्जी पैदा हो गई, हीट एनर्जी आपके पास ज्यादा हो गई, तो मतलब एक तो करीब आने की वजह से इनका आपस में प्रेशर ज्यादा हो गया, टकराने की वजह से टेम्परेचर ज्यादा हो गया। तो जब यहाँ आप कंप्रेस करते हो तो असल में टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, प्रेशर भी हाई हो जाता है, साथ में ये जो है गैस से लिक्विड में चेंज हो जाता है। यहाँ आपने फैन लगाया होता है, इस फैन ने क्या करना है कि बाहर से जो है एयर को लेना है, एयर को लेके इसके अंदर जो गर्म लिक्विड होना है, हाई टेम्परेचर का मतलब है कि आपके पास यहाँ कोई जो है आपके पास हॉट चीज़ होगी, तो फैन ने जब चलना है तो ये हॉट चीज़ जो है ये इसका टेम्परेचर ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाना है, तो इससे ठंडी हो जाना है, फिर ये लिक्विड यहाँ से मोशन करके फिर यहाँ आएगा, अगेन यहाँ से वो हीट लेगा और फिर ये सारा प्रोसेस करता रहता है और इस तरह से आपके
फ्रिज के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता जो है कूलिंग होती रहती है, ठीक है? यही चीज़ें सारी इसमें लिखी हुई हैं, इस चीज़ को देख लेते हैं और ऊपर हम जो है एक इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन छोड़ आए हैं क्योंकि इस एसएलओ बेस है, कुछ भी आपको आ सकता है, तो ये हम लोग बाद में करते हैं, पहले इसको थोड़ा पढ़ लें। कहते हैं इन मॉडर्न रेफ्रिजरेटर सिस्टम्स द कूलिंग इफेक्ट काज्ड बाय इवेपोरेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लोअरिंग टेम्परेचर विदाउट रिलेइंग ऑन हार्मफुल सीएस। कहता है कि जब आपके पास नए जो रेफ्रिजरेटर सिस्टम्स आए हैं उसमें आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि आपके पास एक हार्मफुल गैस थी उसको यूज किए बगैर जो है आप कूलिंग इफेक्ट्स पैदा कर सकते हैं। वो बताने लगा कैसे। कहता है दिस सिस्टम्स यूज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर्स दैट evaporate at lower temperatures inside the cooling coils। कहता है अब ये वाले जो सिस्टम्स है ना, इन सिस्टम ये आपके पास इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है कि मतलब इन्वायरमेंट को ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इनमें आपने लिक्विड ऐसा यूज किया होता है कि जिसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिले, यहाँ से थोड़ी सी हीट मिलती है तो ये आराम से जो है वेपर्स में चेंज हो जाता है, उसके बाद आपके पास कूलिंग जो है वो पैदा कर देता है। कहते हैं एज द रेफ्रिजरेंट एवापोरेट्स, जब भी रेफ्रिजरेंट में आपके पास वेपर्स बनेंगे मतलब एवापोरेशन का प्रोसेस होगा, इट अब्जॉर्ब्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। इस सराउंडिंग एरिया से थोड़ी जो है हीट अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा, सच एज इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर, मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर से हीट को अब्जॉर्ब करेगा, काजिंग द टेम्परेचर टू ड्रॉप, जिससे आपके पास जो है अंदर का टेम्परेचर जो है ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब अंदर कूलिंग हो जाएगी। देखिए जैसे आइस कूलिंग यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ आपके पास कूलिंग हो जाएगी। This absorbed heat is then carried away as the vapors is compressed and condensed back into a liquid outside the cooling compartment। कहते हैं इस फिर आपने वेपर्स को क्या करना है, पहले कंप्रेस करना है, फिर कंडेंस्ड करना है, उसके बाद फिर कूल करके फिर दोबारा से इसमें आ जाना है। ये सारी उसने एक लाइन में सारी चीजें लिखी हुई हैं। कहते हैं द साइकिल ऑफ एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, जो एवेपोरेशन हुई फिर उसके बाद आपने कंडेंस इसको किया, ठीक है, दोबारा से ठंडा जो आपने इसको किया है मतलब कि गैस से लिक्विड में जो चेंज किया है इसको आपने कंटिन्यूस कूलिंग, इसकी वजह से जो है आपके पास मुसलसल कूलिंग पैदा हो गई वाइल अवॉइडिंग द इन्वायरमेंटल डैमेज, और आपका माहौल भी जो खराब नहीं होगा, मतलब उसमें भी नुकसान क्योंकि आपने सीएफसी गैसेज आप लोग नहीं यूज करते तो माहौल भी आपका डैमेज नहीं होगा। कहता है वन काज बाय ओजोन डिप्लीटिंग सीएफसी, जो कि आप पहले जो यूज करते थे सीएफसीएस, इससे जो आपके पास आपको नुकसान होता था अब जो है वो नुकसान नहीं होता है। अच्छा इसके बाद आपके पास यहाँ एक देखें टिडबिट आपको दिया हुआ है कि रेफ्रिजरेटर्स यूज एन अमेजिंग ट्रिक, जो रेफ्रिजरेटर्स बनाने वाले हैं वो एक ट्रिक यूज करते हैं, दे कूल बाय लेटिंग स्पेशल लिक्विड्स एवेपोरेट इनसाइड कॉइल्स। कहते हैं वो इन कॉइल्स के अंदर ना एक स्पेशल लिक्विड डालते हैं, ठीक है, तो उससे जो है एवेपोरेशन का काम जो है जल्दी हो जाता है। नो हार्मफुल सीएफसी नीडेड टू डे मॉडर्न कूलरेंट आर मोर इको फ्रेंडली। तो कहते हैं अब कोई हम हार्मफुल जो है वो गैस नहीं यूज करते हैं, बल्कि वो यूज करते हैं जो इको फ्रेंडली होती है, माहौल के मुताबिक होती है। अब आपके पास यहाँ एक था क्वेश्चन कि इफ एवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग, आप कहते हो जब एवेपोरेशन होती है, ठीक है, तो पीछे एवेपोरेशन क्या होता है कि जो हाई एनर्जी जो जिनके पास हाई एनर्जी मालिक्यूल्स होते हैं वो एवेपोरेट हो जाते हैं, बुखारात बन जाते हैं, पीछे जो है आपके पास वो सरफेस पे जो लिक्विड रह जाता है वो आपको ठंडा होता है। जैसे मैंने ये एग्जांपल दी थी कि हाई एनर्जी मतलब हीट वाले मालिक्यूल्स बाहर चले गए, पीछे आपके पास ठंडक पैदा होती है। तो कहते हैं एवेपोरेशन से कूलिंग होती है। तो मुझे बताओ कि वाई डज नॉट बॉइलिंग वाटर, जब वाटर बॉयल हो रहा था उसके भी तो वेपर्स बन रहे हैं, तो वो आपको क्यों नहीं ठंडा महसूस होता वो वाटर। अब एक पहले यहाँ तो मुझे इतने में एक ट्रिक आपके पास है कि एवेपोरेशन में तो आप जो है एवेपोरेशन हमने क्या है कि नेचुरल प्रोसेस है जिसमें खुद ब खुद जो है वेपर्स बनते हैं, इसमें आपको हीट नहीं देनी पड़ती है। अगर देने भी पड़े लेट्स सपोज तो आप हीट अगर इसको आप किसी तरीके से थोड़ी सी प्रोवाइड भी कर देते हो, लेकिन जो आपके पास बॉइलिंग वाटर होता है उसमें मुसलसल ही आप हीट प्रोवाइड कर देते हो। जब आप मुसलसल हीट प्रोवाइड करते हो तो उस वजह से टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता है। इसमें तो आपने हल्की सी हीट दे दी बात खत्म, लेकिन यहाँ आप मुसलसल बॉइलिंग वाटर है तो मतलब नीचे स्टोव जो है चूल्हा जो है वो मुसलसल जल रहा है, इस वजह से जो है आपके पास मालिक्यूल्स बेशक वो आपके पास हाई एनर्जी वाले जो हैं एवेपोरेट हो रहे हैं, पीछे से फिर उनको हीट मिल रही, उतने ही एनर्जी वाले मालिक्यूल्स फिर उसमें जो है बच रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें लिखेंगे ऑल्दो एवेपोरेशन काजेस कूलिंग, हमें पता है कि एवेपोरेशन से कूलिंग होती है, लेकिन बॉइलिंग वाटर डज नॉट फील कूल्ड, लेकिन उबलता पानी जो हमें ठंडा महसूस नहीं होता बिकॉज क्योंकि इट कॉन्टिन्यूसली रिसीविंग हीट फ्रॉम द स्टोव, ये चूल्हे से मुसलसल हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर होता है। द हीट सप्लाइड इज मच ग्रेटर, जो आप हीट दे रहे होते हो वो बहुत ज्यादा होती है देन द कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवेपोरेशन, उस इफेक्ट से मतलब जो मालिक्यूल्स आपके निकल के गए हैं उन्होंने जो ठंडक पैदा की उससे बहुत ज्यादा, उस ठंडक के मुकाबले में हीट बहुत ज्यादा होती है। सो दी वाटर रिमेन्स हॉट, इस वजह से आपको जो है वाटर जो है वो हॉट ही महसूस होता है। तो इसमें आप ये थोड़ी सी रीजन लिख देंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लेटेंट हीट। बच्चों ये भी आपके पास हीट एनर्जी है। इसमें भी आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आपके पास कोई भी सब्सटेंस जाता है सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है, और लिक्विड से फिर गैस में जाता है। इसके आगे से दो टाइप्स हम लोग करेंगे, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन करेंगे और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करेंगे। इसमें भी स्टेट चेंजिंग होती है, लेकिन यहाँ आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर को आपने चेंज नहीं करना होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं, कहता है लेटेंट हीट इज द हीट एनर्जी। लेटेंट हीट भी आपके पास हीट एनर्जी है। वो कहता है ये वो वाली हीट एनर्जी है रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, जो एक सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए चाहिए होती है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, बगैर इसका टेम्परेचर तब्दील किए। ठीक है। अब टेम्परेचर तब्दील किए बगैर हीट एनर्जी आपको चाहिए होती है। जब हीट एनर्जी आपको मिलेगी तो टेम्परेचर तो चेंज होना चाहिए। तो फिर वो जो आप हीट एनर्जी ले रही होती है, अगर वो टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही तो फिर वो क्या कर रही है। यहाँ वो रीजन बता रहा है कि दिस हीट इज यूज टू ब्रेक आर फॉर्म बाउंड्स बिटवीन पार्टिकल्स इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग देयर मूवमेंट। ये जो हीट होती है ये असल में यूज करता है कोई सब्सटेंस अपने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। ठीक है। अब इसकी पहली टाइप है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें एग्जांपल से आपको सारी क्लैरिटी हो जानी है। यहाँ उसने एग्जांपल, अब जो इसमें एग्जांपल आपके पास क्या है कि आपके पास कोई भी सॉलिड है, जैसे आपके पास आइस है, बर्फ है। तो बर्फ को अगर आप हीट के ऊपर रख देते हो, ठीक है, किसी पैन में डाल के उसको चूल्हे के ऊपर रख दो, उस बर्फ का टेम्परेचर जब तक वो कंप्लीटली वाटर नहीं बन जाती तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि आप नीचे से हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा होना चाहिए था, तो ये क्यों नहीं मतलब ज़्यादा हो रहा है इसका टेम्परेचर। उसकी रीज़न ये है कि बर्फ़ के मालिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, बर्फ़ में असल में वाटर है, तो वाटर के मालिक्यूल्स जो हैं वो उस हीट को अपने बॉन्ड्स को तोड़ने में लगाते हैं। इस वजह से उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। वो असल में बॉन्ड्स तो ब्रेक करने में वो सारी हीट को यूज़ करता है। जब तक सारे बॉन्ड्स टूट के बिल्कुल कंप्लीट पानी नहीं बन जाता तब तक आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हम लोग ये एग्जांपल लेंगे। जब मैं आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करवाऊंगी तब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब वो कंप्लीटली पानी बन जाता है। फिर भी अगर आप हीट देते रहते हो तो आप ये थर्मोमीटर भी उस देगची के अंदर या उस बर्तन के अंदर रख के देख लेंगे कि पानी आप टेम्परेचर देते ही जा रहे हो लेकिन पानी का जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जब आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा उसके बाद आपका जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे वो 100 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा, उसमें आपके पास टेम्परेचर फिर मजीद नहीं बढ़ता। उसकी रीज़न ये होती है कि 100 डिग्री सेल्सियस से जब अबव आप हीट देते रहते हो तो वो हीट जो होती है वो पानी को वेपर्स में मतलब बुखारात बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ना कि पानी का टेम्परेचर बढ़ाने में। तो ये आपको क्लैरिटी होगी। पहले हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपके पास ये भी हीट एनर्जी होती है जो आपको चाहिए होती है 1 किलो सॉलिड आपके पास जो है उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए बगैर उसका टेम्परेचर चेंज किए या उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखे। ठीक है। तो यही हमने किया है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एज इज मेल्टिंग पॉइंट वाइल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। आपने 1 किलो सॉलिड लेना है, उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है बगैर उसका टेम्परेचर चेंज किए। तो उस टाइम जो आपको हीट एनर्जी चाहिए होगी वो हीट एनर्जी आपके पास जो है वो आपके पास कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब सॉलिड से मेल्ट करवाने में लिक्विड में आपके पास जो आपको हीट एनर्जी चाहिए वो आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। इसमें आपके पास नेक्स्ट कहता है व्हेन अ सॉलिड, जब एक आपके पास सॉलिड ठोस चीज जो है मेल्ट होती है और लिक्विड में चेंज होती है, इट अब्सॉर्ब्स हीट। ये जो हीट अब्सॉर्ब कर रही होती है विदाउट राइजिंग टेम्परेचर, बगैर इसका टेम्परेचर तब्दील किए, दिस हीट इज यूज्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। यहाँ कह रहे हैं कि वो हीट को अपने अंदर जो अब्सॉर्ब करती है बगैर इसका टेम्परेचर चेंज किए, वो हीट कहाँ यूज होती है, वो ब्रेक करती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के, सॉलिड पार्टिकल्स के जो आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। फिर जब बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो फिर आपके पास जो लिक्विड है कहता है अलोइंग देम टू मूव मोर फ्रीली एज अ लिक्विड। तो फिर उन पार्टिकल्स को जो है अलाउ कर देते हैं कि वो आराम से जो है इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। कहते हैं दिस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल द इंटायर सॉलिड हैज मेल्टेड। कहता है कि ये आपके पास टेम्परेचर जो है कांस्टेंट ही रहता है जब तक कि पूरा आपके पास सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता। अब नेक्स्ट आपको कहता है कि द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए आप फार्मूला, असल में एल एफ का फार्मूला आपके पास होता है क्यू ओवर एम। ठीक है। तो इससे उसने क्यू की वैल्यू निकाली है तो कहता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर आपने एल एफ की वैल्यू निकाली तो ये फार्मूला यूज कर सकते हो, जहां आपके पास क्यू जो होती है वो हीट एनर्जी होती है,
एम जो होता है वो सब्सटेंस का मास होता है, एल एफ जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, ठीक है। तो ये आपके पास था। नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल से समझाने लगा, कहते हैं आइस, बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे अब्जॉर्ब करती है हीट, बट रिमेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसी टेम्परेचर पे रहती है जब तक कि आपके पास आइस कंप्लीटली पानी नहीं बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास सिर्फ डेफिनेशन पूछता है शॉर्ट में कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन एग्जांपल दे, तो एग्जांपल आप आराम से ये कर सकते हो। अब कहता है द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, बर्फ के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू कैलकुलेट की गई है वो 3.36 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 जूल पर केजी है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको आप मीनिंग 3.36 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 जूल्स ऑफ हीट इज नीडेड, मतलब इतनी एनर्जी चाहिए होगी 1 किलो बर्फ जो कि सॉलिड है उसको लिक्विड मतलब पानी में चेंज करने के लिए। तो आप ये इसमें एग्जांपल लिख सकते हो। इसके बाद एग्जांपल 10.2 है जिसकी ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स के साथ वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप ये वहां से वॉच करेंगे। नेक्स्ट हमें एक एक्सपेरिमेंट बता रहा है, यही एक्सपेरिमेंट है पिछले वाला ही एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही से बता रहा है। कहता है दिस इन्वॉल्व्स प्लेसिंग स्मॉल आइस पीसेस इन अ बीकर, आपने एक बीकर लिया है उसमें छोटे छोटे बर्फ के जो है आइस पीसेस रख दिए हुए हैं, कहते हैं, और उसको आपने एक स्टैंड के ऊपर रखना है, सस्पेंडिंग अ थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर, इसके अंदर आपने एक थर्मोमीटर रख देना है जो कि टेम्परेचर को मेजर करेगा, इसको आपने हीट के ऊपर रखना है। कहते हैं हीटिंग द बीकर काजेज द आइस टू मेल्ट, जब आप इसके नीचे से आप हीट देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बर्फ जो है पिघलना शुरू होगी, कीपिंग द मिक्सचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बर्फ अभी पिघल रही है, कंप्लीटली पानी नहीं बनी। इसका टेम्परेचर आप इस थर्मोमीटर के जरिए आप देखेंगे टेम्परेचर 0 डिग्री ये शो कर रहा है। कहते हैं नोट द टाइम टेकन फॉर कंप्लीटली मेल्टिंग, अब आपने वो टाइम नोट करना है जब आपके पास बर्फ जो है बस अभी पिघल रही है, ठीक है, आइस मेल्ट्स। तो आपने टाइम नोट किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ग्राफ भी उसने इसका बनाया हुआ है। कहते हैं फर्दर हीटिंग, मजीद जब आप उसको हीट देते जाएंगे जब वो पानी बन जाएगा, काजिंग वाटर टेम्परेचर टू राइज फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप थर्मोमीटर पे चेक करेंगे, सिर्फ आप जब मतलब पानी बन जाता है, पानी के बाद आप हीट देते जाते हो तो बस पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। देखिए यहाँ तक तो आपके पास आइस मेल्ट हुई थी, ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ टेम्परेचर इस साइड पे लिया है और इस साइड पे टाइम नोट किया जा रहा है। तो आप इस टाइम पे स्टार्ट हुए, ठीक है, आइस मेल्ट होना शुरू हुई और 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट ही होती रही जब तक आपका मतलब कि 4 मिनट तक जो है ये बस आइस मेल्ट होती रही है। उसके बाद जो आप ये हीट देते जा रहे हो, आप नोट करोगे थर्मोमीटर पे बस टेम्परेचर बढ़ता हुआ शो हो रहा है, कभी 10 हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस, 20, ऐसा करते करते 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आपके पास वाटर का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब टेम्परेचर आपने वाई एक्सिस पे लिया है तो ये जो आपके पास सीधी लाइन जा रही थी अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई है, ठीक है। कब तक, जब तक कि आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं पहुंच गई, उस टाइम पे आपने टाइम नोट कर लेना, 8 पॉइंट समथिंग कुछ टाइम हुआ है, ठीक है, 8 से ऊपर कुछ मिनट्स हुए हैं। कहते हैं रिकॉर्ड द टाइम फॉर दिस इंक्रीज, इस इंक्रीज के लिए भी आपने टाइम नोट कर लेना है। कहता है प्लॉट अ टेम्परेचर टाइम ग्राफ, अब आपने टेम्परेचर को वाई एक्सिस पे लेके और टाइम को एक्स एक्सिस पे लेके ग्राफ बना लेना एंड कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस यूजिंग कैलकुलेटेड डाटा, और इस फार्मूले को लगा के आपने जो है क्या कर लेना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। तो ये एक सिंपल सा उसने आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था। नेक्स्ट आपके पास है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसमें मैंने आपको समझाया था जब आपके पास आइस बिल्कुल वाटर बन जाती है, अब आप टेम्परेचर हीट देते जा रहे हो, अब वाटर से जब वेपर्स में चेंज होगा तो वो वाला जो है हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तो कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज हीट एनर्जी, ये भी आपके पास हीट एनर्जी है, लेकिन इसमें आप क्या करते हो, 1 किलो लिक्विड को गैस में चेंज करते हो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे बगैर उसका टेम्परेचर चेंज किए, डेफिनेशन सारी वही है, बस चेंजिंग क्या की है, उसमें सॉलिड से लिक्विड था, अब लिक्विड से गैस वाला आपने इसके सॉलिड की जगह लिक्विड वर्ड लिख लेना और लिक्विड की जगह आपने गैस लिख लेना, बाकी सारी डेफिनेशन वही है। इसमें भी टेम्परेचर आपने चेंज नहीं करना, ठीक है, टेम्परेचर को चेंज किए बगैर लिक्विड से गैस में चेंज करना है। कहते हैं व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, जब एक लिक्विड गैस में चेंज होता है, इट अब्सॉर्ब्स हीट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आपके पास जो है वाटर हीट को ऑब्जॉर्व करता रहता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के बाद आपके थर्मोमीटर पे कोई जो टेम्परेचर मतलब इंक्रीज होने की रीडिंग जो है इस पे शो नहीं हो रही थी। उसके बाद असल में भला क्या होता है, जो हीट आप दे रहे होते हो वो असल में वाटर जो है वेपर्स में उसकी वेपराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, हीट सारी उसमें यूज हो रही होती है। तो ये इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पिछला हमने कॉन्सेप्ट किया कि आपके पास जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आप 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हो बगैर उसका टेम्परेचर चेंज किए। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या करोगे, 1 किलो लिक्विड को आप आपने गैस में चेंज करना है बगैर उसका टेम्परेचर चेंज किया। अब लिक्विड से गैस में जाएंगे, मतलब वाटर को अब आपने वाटर के वेपर्स में चेंज करना है, लेकिन
उसका जो है टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैंने स्टार्ट में दे दी थी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पिघलती रहती है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। जब कंप्लीट पानी बन जाता है फिर 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब वाटर जो है अपने जो हीट आप देते हो वाटर उसको ऑब्जॉर्व करता रहता है। जब 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है टेम्परेचर, तो थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर की रीडिंग शो कर रहा होता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन जो ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है उसके बाद टेम्परेचर आपका 100 ही थर्मोमीटर शो करता है। अब असल में जो हीट आप दे रहे हो वो यूज होती है किस मकसद के लिए? उस वाटर के वेपर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो आप जो हीट दे रहे हो वो वाटर जो है वो वेपोराइजेशन के प्रोसेस में इसको यूज कर रहा है, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने में। तो यही इसकी बेस्ट एग्जाम्पल बनती है कि बगैर टेम्परेचर चेंज किए लिक्विड जो आपका वाटर जो है वाटर के वेपर्स मतलब कि गैस में चेंज होता है। तो ये आपके पास फिनोमेना कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें कहते हैं व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, जब एक लिक्विड गैस में चेंज होता है इट अब्सॉर्ब्स हीट, ये हीट को अब्सॉर्ब करता है, बट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है अनटिल द एंटायर लिक्विड हैज एवापोरेटेड, जब तक कि सारे का सारा जो लिक्विड है जो पानी है वो बिल्कुल वेपोराइज हो जाए, गैस मतलब के वेपर्स बन के जो है वो हवा में न चला जाए। दिस हीट इज यूज टू ब्रेक दी बॉन्ड्स। अब हीट जो आप ले रहे थे वो कहाँ जा रही है? वो वाटर में भी आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आपस में मिक्सचर होता है, तो उनके बॉन्ड्स को तोड़ने में यूज हो रही होती है, ठीक है। अलोइंग देम टू एस्केप एज गैस, और फिर इस काबिल बनाती है कि गैस की सूरत में जो है अवेपोरेट हो जाए। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो 2.26 मल्टीप्लाई 10 जूल पर केजी है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का फिनोमेना करवाना है तो आपको इतनी हीट एनर्जी 2.26 मल्टीप्लाई 10 जूल हीट एनर्जी जो है चाहिए होगी 1 किलो पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे किस में चेंज करने में? गैस में चेंज करने में, ठीक है। और इसके लिए जो है नेक्स्ट पेज पे हमें बताएगा कि इसके लिए जो आप फार्मूला यूज करेंगे वो Q इक्वल टू एम एल वी है। एल वी जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, एम उस सब्सटेंस का मास और Q जो है आपके पास हीट एनर्जी है। इसमें भी आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा है, पिछले ही एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करेगा। कहते हैं एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वन में आपने क्या किया, इस इतने टाइम में आपने आइस को मेल्ट करवाया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इतने टाइम इंटरवल में आपके पास क्या हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ा वाटर का, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके पास टाइम था उसमें वाटर के वेपर्स बनने हैं, और यही आपके पास जो है अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका हिस्सा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इस सारे फिनोमेना में टेम्परेचर देखिए 100 डिग्री सेल्सियस है, टाइम आपका बढ़ता जा रहा है लेकिन टेम्परेचर देखिए आप कॉन्स्टेंट है, और वाटर जो है बॉयल होने की वजह से जो है स्टीम में जो है वो चेंज हो रहा है। तो कहते हैं एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वन द बेकर्स कंटेन्स बॉइलिंग वाटर, बीकर के अंदर जो है बॉइलिंग वाटर उबलता हुआ पानी है। कंटिन्यू हीटिंग जो है वाटर कहते हैं पानी को मुसलसल हीट करते जाए अंटिल ऑल द वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, जब तक सारे का सारा पानी जो स्टीम नहीं बन जाता। नोट द टाइम which the water in the beaker takes to change completely into steam at its boiling point। अब आपने नोट करना है कि वो वाला टाइम जहाँ का कंप्लीट पानी जो है गैस में चेंज नहीं होता है, तो वो आपका टाइम इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 10.6 सुपर कंडक्टिविटी। बच्चों सुपर कंडक्टिविटी भी एक मटेरियल की ना एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी में आपको ना क्या करते हैं, एक सर्टेन टेम्परेचर होता है हर मटेरियल के लिए, ठीक है। उस सर्टेन टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जब आप किसी बॉडी किसी सब्सटेंस को ठंडा करते हो तो वो अपनी जो है एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस वाली, उसको खो देता है। मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है कि चार्जेस ऑफ मोशन कार्ड होते हैं, तो किसी भी आपके पास सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उस मूविंग पार्टिकल्स को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है, जिससे उसकी एनर्जी वेस्ट होती है। लेकिन सुपर कंडक्टिविटी आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी मटेरियल को जो है उसको उसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल जीरो कर देती है। लेकिन कब करती है? जब क्रिटिकल टेम्परेचर पे उसको ठंडा किया जाता है। तो कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल्स वेयर दे हैव जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन कूल्ड बिलो सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। जब एक सब्सटेंस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे आप उसको ठंडा करते हो तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है जीरो हो जाती है, तो तब वो आपके पास मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है। मतलब कि वो जब उस टाइम जो करंट फ्लो करेगा उसको रोकने वाली कोई चीज़ नहीं होगी। सिंपल सी एग्जांपल है, आप रन कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, तो अगर रास्ते में अगर तेज हवा आएगी तो आपकी एनर्जी जो है मतलब आपको रुकावट महसूस होगी उस हवा की वजह से, ठीक है। हवा की वजह से रुकावट महसूस होगी। सुपर कंडक्टिविटी जब वाला फिनोमेना होता है तो समझे कि बिल्कुल हवा नहीं और आप स्पीडली मोशन कर रहे हैं, इस तरह का ये एक आपके पास कंडीशन है। कहते हैं इन द स्टेट इस हालत में इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज विदाउट एनी एनर्जी लॉस, जो इलेक्ट्रिसिटी है ये करंट जो है वो गुजरता है बगैर किसी
एनर्जी के ज़िया के। देखिए ना, आप अगर तेज़ हवा में जा रहे हैं तो आपको आगे से रेजिस्टेंस फ़ील हो रही है, आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है उस ऑपोज़िशन को जो है फ़ेस करने में जा रही है। लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं फ़ील होगी तो आप आराम से जो है भागते जाओगे। तो इसी तरह चार्जेस के साथ है कि चार्जेस को अगर रास्ते में कोई रुकावट नहीं फ़ील होगी तो उनकी एनर्जी कोई ज़ाया नहीं होगी, वो आराम से जो है मोशन करेंगे। तो ये कहता है मेकिंग सुपर कंडक्टर्स वेरी एफिशिएंट, इस वजह से सुपर कंडक्टर्स जो हैं बहुत एफिशिएंट आपके पास बन जाते हैं। कहता है हाउ डज सुपर कंडक्टिविटी वर्क, ये आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी, कि सुपर कंडक्टर्स जो है वो कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ आपके पास क्या है, कहते हैं सिंस देयर आर नो कोलिजन। अब देखें आपके पास जो है चार्जेस जो करंट जो मोशन कार्ड है उसकी उसको उनको रुकावट या रेजिस्टेंस ही नहीं किसी तरह की, तो इसका मतलब है उनको किसी चीज़ के साथ कोलिजन ही उनकी नहीं हो रही। तो कहता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज विदाउट फेसिंग एनी रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है चार्जेस जो है बगैर किसी रुकावट के मोशन करते रहते हैं। कहते हैं एज सुपर कंडक्टर्स हैव जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्योंकि सुपर कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस होती है वो जीरो होती है। कहता है कि ये आपके पास नेक्स्ट 10.14 वाली फिगर है। ये क्या शो कर रही है, फिगर शोज दी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर फॉर अ सुपरकंडक्टर एंड नॉर्मल मेटल। कहता है आपको एक आपके पास नॉर्मल मेटल है, उसके लिए टेम्परेचर का आपको ग्राफ दिखाया गया है, और एक आपको जो है एक सुपर कंडक्टर, उसी मेटल को आपने सुपर कंडक्टर बना लिया, उसके लिए ग्राफ दिखाया गया है। ठीक है, कहते हैं द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर ड्रॉप्स टू जीरो बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। एक कहते हैं एक चीज आपने जहन में रखनी है कि जो आपके पास सुपर कंडक्टर्स होते हैं ना, सुपर कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी जो होती है वो जीरो हो जाती है क्रिटिकल टेम्परेचर से, जब कम टेम्परेचर होता है। तो यही हमने डेफिनेशन में चीज देखी है। जबकि आपके पास जो नॉर्मल चीज होती है, नॉर्मल कोई मेटल होती है जो सुपर कंडक्टर नहीं बनी होती, वेयर एज अ नॉर्मल मेटल शोज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेजिस्टिविटी। अगर आप देखेंगे सुपर कंडक्टर्स तो क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर आप कम टेम्परेचर लेंगे तो वो आपको जीरो टेम्परेचर शो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल मेटल लेंगे तो उसमें टेम्परेचर आहिस्ता 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 जो है वो कम आपके पास होता है। उसके बाद कहते हैं मटेरियल्स दैट शो सुपर कंडक्टिविटी। अब कौन कौन से मटेरियल जो है सुपर कंडक्टिविटी वाला फिनोमेना शो करते हैं। कहते हैं सम मेटल्स हैं और कुछ सिरामिक्स हैं जो कि बहुत कम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर्स बन जाती हैं। जैसे इसमें पहली है मरकरी है। कहते हैं मरकरी जो है बिकम सुपर कंडक्टिंग। अगर आप उसको मरकरी को 4.2 केल्विन टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर देते हो तो वो आपके पास सुपर कंडक्टर वाली बिहेवियर शो कर देती है। लेड आपके पास है, कहता है बिकम सुपर कंडक्टर बिलो 7.2 के, मतलब कि 7.2 केल्विन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर लेड को दोगे वो भी सुपर कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी जो है वो शो करती है। फिर कहता है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं जिसमें सिरामिक्स आपके पास आती है। वर्क एट अ हाई टेम्परेचर्स। कहते हैं इन ये भी जो है आपके पास सुपर कंडक्टर्स बनती है, लेकिन इनके लिए आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है 135 केल्विन। ये इसने एमसीक्यूज भी यहाँ से बनाया हुआ है। कहता है यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर्स क्या है, इनको आप एमआरआई मशीन्स में यूज करते हो ताकि आप जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सको। फिर मैग्लीव ट्रेन हैं जो बहुत स्पीड, ऐसे लगता है कि जैसे इतनी मैग्लीव ट्रेन जो है इतनी स्पीड के साथ मोशन करती है कि अगर वहाँ कोई पर्सन खड़ा हो तो उसको फील भी नहीं होता कि यहाँ से एक चीज गुजर के गई है। तो मैग्लीव ट्रेन जो है उनको पटरी के ऊपर जो है पटरी के ऊपर ही रहे, उसमें भी जो है सुपर कंडक्टर्स का जो है मतलब कि इसमें इनको रेजिस्टेंस किसी तरह की रुकावट महसूस ना हो, उसमें भी इनका यूज होता है सुपर कंडक्टर्स का। फिर कहता है पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। कोई आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसकी फंडामेंटल उसकी बेस को अगर आपने पढ़ना है उसमें भी आप इस सुपर कंडक्टर्स का यूज करते हो। कहते हैं सुपर कंडक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी। जो हमारे मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है उसमें सुपर कंडक्टर्स जो है बहुत अहम है। मेकिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स मोर एफिशिएंट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, फिर आपको सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है एंड पावरफुल, उसको पावरफुल बनाने में। अच्छा बच्चों, यहाँ एक उसने ब्रेन टीजर में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, व्हाई डू सुपर कंडक्टर्स नीड एक्सट्रीम कूल टेम्परेचर टू वर्क। सुपर कंडक्टर्स को बहुत थोड़ा टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है वर्क करने के लिए। देखिए ना, सुपर कंडक्टर्स को क्वेश्चन उसका ये है कि बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है वर्क करने के लिए। बच्चों, जब सुपर कंडक्टर्स बनते हैं तो सुपर कंडक्टर्स जब आपके पास कोई चीज़ बनती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना असल में पेयर्स की शक्ल में जो है इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ आपने रीजन क्या लिखनी है कि एट हायर टेम्परेचर एटम्स वाइब्रेट स्ट्रांगली। अगर टेम्परेचर आप ज्यादा कर दोगे तो एटम्स की वाइब्रेशन जो है ज्यादा तेजी से होगी एंड इंटरफेयर विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर वाइब्रेशन ज्यादा हो गई तो जो करंट फ्लो हो रहा है उनको रेजिस्टेंस शो होगी, तो वो सुपर कंडक्टर थोड़ी रहेगा आपके पास। ठीक है, तो कहते हैं व्हेन कूल्ड टू वेरी लो टेम्परेचर। लेकिन जब आप इनको जो है बहुत कम टेम्परेचर देते हो, दीज वाइब्रेशंस डिक्रीजेस। ठीक है, बहुत कम टेम्परेचर दोगे तो वो ठंडे होंगे, उनकी वाइब्रेशन जो है कम होगी। वाइब्रेशन कम होगी तो जो इलेक्ट्रिक करंट वहां से गुजरेगा तो उसको जो है जो रेजिस्टेंस होगी वो
बहुत कम फ़ील होगी। तो इसी वजह से आपके पास जो है उस सुपर कंडक्टर्स जो हैं उनको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है वर्क करने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो वो फिर सुपर कंडक्टिविटी मतलब उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, तो वो सुपर कंडक्टिविटी वाली जो उनकी प्रॉपर्टी है वो ही ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इसमें आप थोड़ी-सी एडिशन लिख दोगे, ठीक है? बच्चों अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।